अध्याय 31। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है टेल हब में, आपकी पसंदीदा हिंदी ऑडियो नॉवेल्स की दुनिया में। एक्शन हो, रोमांस हो, मिस्ट्री या फैंटेसी, हर दिन यहाँ मिलता है नया एपिसोड। अगर आप कहानियों के दीवाने हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि टेल हब पर हर कहानी होती है एक ब्लॉकबस्टर। अध्याय 31। वक्ता। जो क्यूई की कार आगे बढ़ती रही। वह घर नहीं गया क्योंकि उसे याद था कि उसने अंकल वांग से वादा किया था कि वे कुछ गुंडे समुदाय की पड़ोस समिति के समक्ष जाकर एक प्रभावशाली भाषण देंगे। उन्हें अपनी गलतियों पर विचार करना था और साथ ही समुदाय के बच्चों को समाज में गुमशुदा इन व्यक्तियों के दुर्भाग्यपूर्ण अतीत का अनुभव कराना था, ताकि वे खुद को कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने और हर दिन प्रगति के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित कर सकें। जो क्यूई, तुम्हारा घर उधर ही लगता है। क्या तुम घर नहीं जा रही हो? रास्ता और भी दूर जाता देख फैटी हुआंग ने तुरंत कुछ संदेह के साथ पूछा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम अब लिनपिंग रोड की तरफ जा रही हो? क्या ऐसा हो सकता है? इस पर फैटी हुआंग का चेहरा एकदम स्पष्ट हो गया। हे, जो क्यूई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि म्यांमार जाने से पहले तुम थोड़ा वार्म अप करना चाहोगे। दिलचस्प। क्या तुम्हें पता है कि मैंने हमेशा तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा है, इसलिए तुम्हें पता है कि लिनपिंग रोड पर बहुत सारी लड़कियां हैं और तुम चाहते हो कि मैं दुनिया देखूं। मैंने तुम्हें यूं ही नहीं बिगाड़ा। दफा हो जाओ। जो क्यूई ने फैटी हुआंग पर आंखें घुमाईं और अवाक होकर कहा, क्योंकि कल पड़ोस समिति में एक विशेष भाषण है, इसलिए मैं उन कुछ अतिथि वक्ताओं से बात करके यह तय करना चाहता हूं कि कल के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। आखिरकार यह हमारे देश की आने वाली पीढ़ी से जुड़ा है, इसलिए हमें इस पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। भाषण। फैटी हुआंग ने जो क्यूई को संदेह भरी निगाहों से देखा। कैसा भाषण? सार्वजनिक भाषण। कौन सा बड़ा आदमी आ रहा है? थोड़ी देर में पता चल जाएगा, जो क्यूई ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। दोनों की बातचीत के दौरान कार तेजी से लिनपिंग रोड पर पहुंच गई। यह इलाका मूल रूप से शहर के बाहरी इलाके में था, कुछ हद तक सुनसान, किसी शहरी गांव जैसा दिखता था। लेकिन आखिरकार सूबे केंद्रीय सरकार के अधीन एक नगरपालिका थी। हालांकि कुछ हद तक सुनसान था, फिर भी यहाँ के निवासी अपेक्षाकृत धनी थे, बस शहर की हालत थोड़ी खराब थी। रास्ते से परिचित जो क्यूई लिनहाई रेस्तरां पहुंचे, जो एक ऐसी जगह थी जहां लियू गैंग अक्सर जाया करता था। अभी लंच का समय हो गया है, हम खुले नहीं हैं। कहीं और जाकर खा लीजिए, काउंटर पर बैठी लड़की ने अंदर आ रहे किसी व्यक्ति की ओर देखते हुए, बिना ऊपर देखे अपने फोन पर खेलते हुए बेपरवाही से कहा। लियू गैंग कहाँ है? जो क्यूई दरवाजे से अंदर आए और सीधे फ्रंट डेस्क पर बैठी लड़की को देखकर मुस्कुराए और बोली, मुझे उससे कुछ बात करनी है। लियू, तुम बॉस लियू को ढूंढ रही हो? पहले से ही ऊँघ रही लड़की ने अचानक यह नाम सुना और तुरंत थोड़ी सतर्क हो गई। जब उसने देखा कि वह व्यक्ति जो ऊंची है, तो उसकी नींद तुरंत गायब हो गई। उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, तुम बॉस लियू को ढूंढ रहे हो, किस लिए? घबराओ मत छोटी बहन, मैं यहाँ रिश्वत लेने नहीं आया हूँ। जोची ने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बॉस लियू से कुछ बहुत जरूरी बातें करनी हैं। मैंने पता लगाया है कि यह दुकान भी बॉस लियू की ही है। लगता है वो यहाँ अक्सर खाने आते हैं। क्या तुम उन्हें फोन कर दोगी? लड़की घबराई हुई लग रही थी और उसने अटकते हुए कहा, तो मैं। हे शियाओहोंग, तुम्हें क्या हुआ है? तभी सिर पर पट्टियां बांधे एक व्यक्ति पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, किसी से बात करते हुए इतनी घबरा क्यों रही हो? क्या कोई तुमसे छेड़छाड़ करने आया है? तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। मैं तुम्हारी इतनी परवाह करता हूँ, मैं चुपचाप कैसे खड़ा रह सकता हूँ? अरे, तुम तो बिल्कुल ही नखरे वाली हो। यह व्यक्ति जो ऊंची को कोसने ही वाला था, लेकिन पल भर में ही वह इतना डर गया कि सीधे जमीन पर बैठ गया। उसके पैर कांप रहे थे और वह अविश्वास से जो ऊंची को देख रहा था। लगभग डर के मारे उसका पेशाब निकल गया। तुम यहाँ क्यों हो? मुझे लगता है कि तुम कुछ जाने पहचाने लग रहे हो, जैसे मैंने तुम्हें पहले देखा हो। इस व्यक्ति के चेहरे पर पट्टियां इतनी मोटी थीं कि उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी मुद्रा देखकर लगता है कि उसे जो ऊंची ने पीटा होगा। वह लियू गैंग को न पाकर निराश था, क्योंकि वह जानता था कि वह उसे जरूर जानता होगा, इसलिए उसने जल्दी और विनम्रता से उसे उठाया। छोटे भाई, डरो मत, मेरा कोई और इरादा नहीं है। मैं बस तुम्हारे बॉस लियू से एक बेहतरीन व्यापारिक सौदे पर चर्चा करने आया हूँ। चिंता मत करो, मैं किसी को पूरी तरह से नष्ट करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। जल्दी से मुझे वहां ले चलो। जो ऊंची के मुस्कुराते चेहरे को देखकर वह व्यक्ति और भी कांप उठा और उसकी वाणी और भी अस्पष्ट हो गई, क्योंकि उसे अच्छी तरह याद था कि उस दिन जो ऊंची का चेहरा कितनी तेजी से बदला था। एक पल वह बेहद विनम्र था, अगले ही पल वह अत्यंत उग्र हो गया था। इसलिए जो ऊंची के चेहरे के भाव देखकर वह और भी ज्यादा थरथरा गया। डरिए मत, मेरे पास सच में कुछ जरूरी काम है। जो ऊंची ने अपनी जेब में काफी देर तक टटोलते हुए कहा। आखिरकार उसे 10 युआन का नोट मिला, फिर उसने दांत पीसते हुए उसे दे दिया। यह टिप है, बस एक टोकन है।
अगर आपको और चाहिए तो मेरे पास नहीं है। जाए, आगे चलिए, काम पूरा होने पर आपको इनाम मिल जाएगा। क्या आप सचमुच बॉस लियू से किसी काम से मिलना चाहते हैं? वह व्यक्ति थोड़ा शांत हुआ और हिचकिचाते हुए पूछा, मैं पूछ सकता हूँ कि आप बॉस लियू से किस बारे में मिलना चाहते हैं? अगर तुम ऐसे ही देर करते रहे तो मैं कुछ कर दूंगा। जोची ने सिगरेट जलाई और आंखों में ठंडी नजर लिए कहा। जाहिर है, भले ही वह अच्छे मूड में था, लेकिन इस व्यक्ति की सुस्ती उसकी सहनशीलता की सीमा पार कर रही थी। उसने पहले ही बहुत समय बर्बाद कर दिया था और जल्दी घर जाना चाहता था। ठीक है, ठीक है, मैं तुरंत आगे चलता हूँ। जो क्यूई की उग्र निगाह देखकर वह तुरंत काम गया और तेजी से आगे चल पड़ा। तुम यह पहले क्यों नहीं कर सके? जो क्यूई ने संतुष्टि से सिर हिलाया और फैटी हुआन को अपने पीछे ले गया। जो क्यूई, वह तुमसे इतना क्यों डरता है? पीछे पीछे चलते हुए हुआंग जू ने धीमी आवाज में पूछा, तुमने आखिर किया क्या है? कुछ खास नहीं किया। जो क्यूई ने कंधे उचकाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बस इन बेरोजगार समाजसेवियों को समाजवाद पर एक प्रभावशाली प्रवचन दिया। उन्हें समझाया कि वे समाज को नुकसान पहुंचाने वाले काम करना बिल्कुल बंद कर सकते हैं। उन्हें पूरी लगन से अच्छाई के लिए प्रयास करना चाहिए, अच्छे लोगों से सीखना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए और समाज को लाभ पहुंचाना चाहिए। मुझे तुम्हारी एक भी बात पर यकीन नहीं है, हुआंग जू ने आंखें घुमाते हुए कहा। कुछ ही देर बाद समूह अपने गंतव्य पर पहुंच गया, जो रेस्तरां की सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित निजी कमरा था। अंदर जाने से पहले ही उन्हें अंदर से गाली गलौज की आवाज सुनाई दी, जो स्पष्ट रूप से ताश खेलने की आवाज थी। उनमें से लियू गैंग की आवाज सबसे तेज थी, जिससे जो क्यूई को भी राहत मिली। इतनी तेज आवाज के साथ भाषण देना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। उस व्यक्ति ने जो क्यूई को सिर हिलाकर अभिवादन किया, दरवाजे पर कुछ बार दस्तक दी, फिर उसे धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। धिक्कार है, इस समय कौन अंदर आ रहा है? लियू गैंग ने गुस्से में महजों का एक टुकड़ा जमीन पर फेंका और दरवाजे की ओर इशारा करते हुए गालियां देते हुए कहा, तेरी माँ को धिक्कार है, मैं जीतने ही वाला था, और तेरे आने की वजह से मैं हार गया। क्या तुझे लगता है कि मैं तुझे नदी में फेंक दूंगा ताकि मछलियां उसे खा जाएं? क्या तू जीने से थक गया है? बॉस, बॉस लियू, उसने अपने ठंडे पसीने को पोंछते हुए दबी आवाज में कहा, कोई कोई आपको ढूंढ रहा है। कौन कौन है भला? लियू गैंग गाली देने ही वाला था, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि वह जोची था। वह एकदम डर के मारे कांप उठा और लगभग जमीन पर गिर ही गया। लेकिन आखिर वह एक स्थानीय सरगना था, पहले वाले की तरह डरपोक नहीं था। इसलिए उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की, हालांकि उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी। भाई भाई, तुम यहाँ क्यों हो? लियू गैंग ने जो क्यूई की ओर चापलूसी भरी मुस्कान के साथ देखा। मैं जाता हूँ। असल में फैटी हुआंग यहाँ इतने सारे गुंडों को देखकर थोड़ा डर गया था और अवचेतन रूप से वहां से जाना चाहता था। लेकिन जब उसने इस व्यक्ति की बात सुनी, तो वह स्तब्ध रह गया और अविश्वास से जो क्यूई की ओर देखने लगा। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जो क्यूई सिगरेट मुंह में लिए हुए पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, आप लोग जारी रखिए। मुझे बस आपसे कुछ बात करनी है। मुख्य बात यह है कि मेरे पास आपका कोई संपर्क नंबर नहीं है, इसलिए मैं खुद आया हूँ। क्या आप मेरा स्वागत नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं, तो मैं चला जाता हूँ। अरे वाह, हम आपका स्वागत कैसे न करें? लियू गैंग ने झट से जोची को रोका और हंसते हुए कहा, भाई, बस मुझे बताए आपको क्या चाहिए, आपको खुद आने की जरूरत नहीं है, किसी और को भेज दीजिए। आप जो भी कहना चाहते हैं, कहिए, मैं सुन रहा हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ, तो करूँगा। अगर नहीं कर सकता, तो मैं कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगा। फैटी हुआंग ने यह दृश्य देखा और उसे बेहद अजीब लगा। हालांकि जोची के प्रति उसके मन में कुछ रहस्यमय भाव था, पर इतना चौंकाने वाला नहीं था। कई गुंडों के सरगना यहाँ बैठे थे, जिससे उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई। उसने तुरंत सोचा कि क्या जोची वास्तव में उनका सरगना है। ओह, अगर आप में यह रवैया और जागरूकता है, तो मुझे राहत मिली। जो क्यूई मुस्कुराए और उसे एक सिगरेट पकड़ा दी। कोई खास बात नहीं, बस आप सभी को हमारे पड़ोस में भाषण देने के लिए एक आधिकारिक निमंत्रण है। भाषण का विषय बहुत सरल है, मन लगाकर पढ़ाई करना और भविष्य में समाज में दखल न देना। कैसा लगा, है ना इतना सरल? भाषण। जोची की ये बात सुनकर कई लोग दंग रह गए। उन्होंने सब कुछ सोच समझ लिया था, लेकिन उन्हें जोची से ऐसी बात सुनने की उम्मीद नहीं थी। यह सचमुच अकल्पनीय था। हाँ, बिल्कुल सही, यह एक अनोखा भाषण है, जो क्यूई ने सिर हिलाते हुए गंभीरता से कहा। लियू गैंग हिचकिचाया, कुछ पल सोचा और फिर जल्दी से बोला, भाई, मैं सचमुच भाषण नहीं दे सकता। और हम सब नकारात्मक व्यक्तित्व हैं, मुझे डर है कि भाषण का उल्टा असर होगा। कोई बात नहीं, अगर मैं कहूं कि तुम कर सकते हो, तो तुम कर सकते हो। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। जोची ने सिगरेट का एक गहरा कश लिया और उसके कंधे पर जोर से थपथपाया। यह काम तुम्हें सौंपा गया है, तुम्हें इसे शानदार ढंग से पूरा करना होगा।
कोशिश करो कि 4-5 लोग भाषण दें, इससे माहौल और भी जीवंत हो जाएगा। समझे? भाई, मैं सच में भाषण नहीं दे सकता। लियू गैंग ने अपना सिर खुजाया। वह किसी प्राथमिक विद्यालय के छात्र की तरह लग रहा था जिसने कोई गलती कर दी हो। उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए थे। मुझे बहुत सारे लोगों को देखकर डर लगता है। किस बात से डरते हो? जोऊची ने मेज पर हाथ पटका और व्यंग्य से कहा, तुम लोग इस इलाके में बहुत लड़ चुके हो, है ना? बहुत सारे लोगों को देखकर डर जाते हो। फिर किस लिए लड़ रहे हो? मुझे और बकवास मत सुनाओ। मैं तुमसे इस बारे में बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सूचना दे रहा हूँ। सूचना? समझे? अगर मैंने देखा कि तुम कल सामुदायिक समिति में नहीं आए, तो तुम्हारी खैर नहीं। जब जोऊ क्यूई बोल रहा था, उसने एक पर्ची निकाली जिस पर उनकी पड़ोस समिति का पता लिखा हुआ था। लेकिन तुम्हारे अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं तुम्हें कुछ छोटे इनाम भी दूंगा। जोऊ क्यूई ने सिगरेट का एक कश लिया और मुस्कुराते हुए लियू गैंग से कहा, अगर तुम कल अच्छा प्रदर्शन करोगे, तो मैं तुमसे एक वादा करता हूँ। लेकिन यह स्पष्ट कर दूं कि अंतिम निर्णय मेरे पास होगा, और मैं स्थिति के अनुसार फैसला करूंगा, कैसा रहेगा? हमसे एक वादा करो। यह सुनकर लियू गैंग की आंखें तुरंत चमक उठीं। इस समय उसके मन में पड़ोसी गिरोह के साथ बातचीत का विचार आया। अगर बातचीत विफल रही, तो जोऊची जबरदस्त हस्तक्षेप करेगा, जिससे उसे एक बेहतरीन अवसर मिलेगा। यह सोचते हुए उसने अपनी जांघ पर जोर से थप्पड़ मारा और उत्साह से कहा, अच्छा, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। अब से मैं अपनी भावनाओं को निखारना शुरू करूंगा। शियाओ ली, मुझे ऑनलाइन एक लेखक ढूंढने में मदद करो। अध्याय 32। लियू गैंग की छोटी मोटी तरकीबें। किसी और से भाषण लिखवाना ठीक है, लेकिन उसमें आपकी अपनी भावनाएं भी झलकनी चाहिए। जोऊ क्यूई ने संतुष्टि से सिर हिलाते हुए निर्देश दिया, आप जैसे कम पढ़े लिखे लोगों से एक उत्कृष्ट भाषण लिखवाना वाकई थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यह अच्छा भी है, इससे आपको अभ्यास करने और अपने अगले भाषण की तैयारी करने का भरपूर मौका मिलेगा। तो फिर अगली बार मिलेंगे। लियू गैंग तुरंत पसीने से तरबतर हो गया और विनम्रता से मुस्कुराते हुए बोला, भाई, मैं सच में बोलने में अच्छा नहीं हूँ। बात यहाँ तक आ ही गई है, तो मना क्यों करें? जोऊची ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए अंगूठा दिखाते हुए कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम्हें किस बात का डर है? ठीक है, अब और बात नहीं, मुझे काम है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। मुझे इस बात की भी चिंता है कि कहीं मैं तुम पर दबाव न डालूं और भाषण के दौरान तुम अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन न कर पाओ। ठीक है भाई, अपना ख्याल रखना। लियू गैंग झट से खड़ा हुआ और सिगरेट के 2 पैकेट देते हुए बोला, हे, ये सिगरेट मेरे भाई फॉक्स सिटी से लाए हैं। मुझे लगता है इनका स्वाद बहुत अच्छा है, और मैं हमेशा से इन्हें आपको देना चाहता था। आज आप यहाँ हैं, तो इन्हें ले लीजिए। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। जो क्यूई ने संतुष्टि से सिर हिलाया, तो मैं इन्हें स्वीकार करता हूँ। ठीक है, तो कल सुबह ठीक 10 बजे वहां पहुंच जाना। अगर तुम नहीं आए, तो मुझे असभ्य मत कहना। उन बुजुर्गों के सामने बेइज्जती होना मेरे लिए जानलेवा होगा। ठीक है, अलविदा। इतना कहकर जोऊची ने हाथ हिलाया और सबसे पहले चला गया। जोऊची को जाते देख हुआंग जू तुरंत उसके पीछे गया, अपनी अंदरूनी उत्तेजना को दबाते हुए, और जोऊची से कहा, अरे बाप रे जोऊची, अब तुम्हारी पहचान क्या है? तुम दोनों तरफ खेल रहे हो। वैध पक्ष में तुम्हारे साथ वो जेंगगुओ जैसा बड़ा आदमी है, और तुम लिनपिंग रोड पर गैंग के सरगना को भी जानते हो। क्या तुम अब भी वही जोऊची हो जिसे मैं जानता हूँ? बकवास। अगर मैं वो जोऊची नहीं हूँ, तो तुम कौन हो? जोऊची ने आंखें घुमाते हुए कहा। जैसे ही जोऊची दरवाजे तक पहुंचने ही वाला था, अचानक एक काली मर्सिडीज रेस्टोरेंट के सामने आकर रुक गई। कार का दरवाजा खुला और टैटू वाले कई गंजे आदमी बाहर निकले। उनका सरदार सीधे रेस्टोरेंट में घुस गया और जोर से चिल्लाया, लियू गैंग, कमीने, बाहर निकल। नहीं तो मैं इस जगह को तोड़ दूंगा। उनकी आवाज बहुत तेज और तीखी थी, जिससे साफ संकेत मिल रहा था कि वे झगड़ा पैदा करने की फिराक में थे। लियू गैंग, क्या वे तुम्हें ढूंढ रहे हैं? जो क्यूई ने उसे विदा कर रहे लियू गैंग की ओर देखा और शरारती अंदाज में कहा, तुमने कहा था कि तुम 10 किलोमीटर के दायरे के सरगना हो। फिर भी यहाँ कोई तुम्हारा नाम लेने की हिम्मत कैसे कर रहा है? लगता है तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम्हें हमेशा इतना घमंड नहीं करना चाहिए। भाई, तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। लियू गैंग के चेहरे पर थोड़ी सी निर्ममता झलक रही थी। उसने माथे से पसीना पोंछते हुए व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, बड़े भाई, मैं आपको दोष नहीं देना चाहता। असल में पिछली बार आपने मुझे बुरी तरह हराया था, जिसकी वजह से उन्हें मौका मिल गया। सच कहूं तो हमारी ताकत काफी अच्छी है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी शारीरिक हालत अभी ठीक नहीं है। हम्फ। लियू गैंग, वहां छिपना बंद करो, कमीने, मैंने तुझे देख लिया। उसने अचानक एक छुरी निकाली, दूर से लियू गैंग की ओर तानते हुए चिल्लाया, आज मैं तुझे काटना नहीं चाहता, मैं बस तुझे बताना चाहता हूं कि हमारे बॉस ने तुझे अगले हफ्ते आकर सम्मान देने के लिए कहा है। यह इलाका अब हमारी काइशान सोसाइटी का है। कैशान सोसाइटी? जो क्यूई थोड़ा हैरान हुआ और लगभग हंस पड़ा।
उसे लगा कि ये गुंडे अपने गिरोह के नामों को लेकर बहुत लापरवाह हैं। ये लोग वाकई संस्कृति से वंचित हैं। झाओ जियान, तू किस बात पर चिल्ला रहा है, कमीने? लियू गैंग दांत पीसते हुए बाहर निकला और बोला, अपनी माँ को श्रद्धांजलि दे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पिछली बार तो बस एक हादसा था। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मेरे ठीक होने का इंतजार करो, मैं तुम सबको मार डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बॉस लियू असल में किस तरह का इंसान है। धिक्कार है, पिछली बार जब मैंने तुम्हारी पिटाई की थी तब तुम कितने दयनीय थे, यह तुमने देखा भी नहीं। झाओ जियान ने ताना मारते हुए कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो अभी बाहर आओ और चलो फिर से लड़ते हैं। क्या तुम्हें इंसान बनने के तरीके सिखाने के लिए मेरी जरूरत है? धिक्कार है, चलो लड़ते हैं। लियू गैंग तुरंत क्रोधित हो गया और अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ा ली। हमले के लिए तैयार हो गया। रुको, जोऊकी ने लियू गैंग का कंधा पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, लियू गैंग, तुम बड़े चालाक हो, है ना? क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम ऊपर गए तो तुम्हारी हार निश्चित है, और अगर हार गए तो तुम्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, और अगर भर्ती हो गए तो तुम भाषण नहीं दे पाओगे। इसलिए तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जगह ले लूं। ठीक है, मुझे पता था कि तुम मुझसे ऐसा करने को कहोगे, तो मैं इसे तुम्हारी इच्छा पूरी करने जैसा ही समझती हूँ। हे, आपकी नजरों से कुछ भी नहीं बच सकता। लियू गैंग ने अपना सिर खुजाते हुए शर्मिंदा मुस्कान के साथ कहा, मैं वास्तव में तब आपकी मदद मांगने की योजना बना रहा था, लेकिन आज ही उनसे मिलने का सही समय है। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। जो क्यूई ने आगे बढ़ते हुए कहा। तुम कौन हो? झाओ जियान ने जो क्यूई की तरफ देखा और तुरंत हंस पड़ा, हा, लियू गैंग, तुम तो बिल्कुल पीछे जा रहे हो। तुमने सच में ऐसे आदमी को अपना गुंडा बना लिया। ये तो बहुत दुबला पतला दिखता है, क्या इसने कॉलेज छोड़कर अंडरवर्ल्ड में कदम रख दिया? उसकी आवाज सुनकर उसके पीछे चल रहे कुछ अधीनस्थ कर्मचारी भी खिलखिलाकर हंस पड़े। हालांकि लियू गैंग के पक्ष में से एक भी व्यक्ति नहीं हंसा। वे सब जाओ जियान को दया भरी निगाहों से देख रहे थे, क्योंकि उन सभी ने देखा था कि उस दिन जो ची ने यहाँ लोगों को कैसे पीटा था। वे सब जानते थे कि भले ही जाओ जियान और उसके समूह में ज्यादा लोग हों, उनका अंजाम निश्चित रूप से दुखद होगा, इसलिए वे सब एक के बाद एक आहें भरते रहे। और झाओ जियान और अन्य लोगों की नजरों में इन आहों का मतलब था कि पराजित सेना निश्चित रूप से हार जाएगी। जो क्यूई, वे गुंडे हैं, जल्दबाजी मत करो। फैटी हुआंग ने जो क्यूई को पकड़कर उत्तेजित होकर कहा, चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। जो क्यूई ने सिर हिलाकर हुआंग जू को दूर हटने का इशारा किया। हुआंग जू कुछ कहने ही वाला था कि लियू गैंग ने उसे खींच लिया और सिगरेट देते हुए कहा, छोटे भाई, क्या तुम बॉस जो के साथ ज्यादा समय से नहीं रहे हो? क्या तुमने नहीं देखा कि वो कितने हिंसक हो सकते हैं? अगर तुमने देखा होता कि उन्होंने मुझे कैसे पीटा था, तो तुम्हें उन पर पूरा भरोसा होता। हुआंग जू कुछ कहने ही वाली थी कि लियू गैंग ने हाथ हिलाकर रहस्यमय ढंग से कहा, शो शुरू होने वाला है। लियू गैंग के सामने तुम कौन होते हो? झाओ जियान जो क्यूई की ओर बढ़ा और व्यंग्य से बोला, देखा तुम कितने सभ्य हो, क्यों न तुम 3 बार घुटने टेक कर प्रणाम करो, मैं तुम्हें छोड़ दूं। कैसा रहेगा? लियू गैंग ने तुम्हें यहाँ सिर्फ मौत के घाट उतारने के लिए भेजा है। क्या यह मेरी मेहरबानी नहीं है कि मैं तुम्हें पीट पीट कर मार न डालूं? हा, वे कुछ लोग जोर जोर से हंसते रहे, मानो वे किसी अनजान इलाके में हों। सिर्फ इन कुछ लोगों के साथ उन्होंने लियू गैंग के कई आदमियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जिसे एक तरह की धृष्टता कहा जा सकता है। लेकिन कभी कभी धृष्टता मूर्खता का पर्याय भी होती है। भाई, आज मेरा मूड अच्छा है, मैं लड़ना नहीं चाहता। जो ची ने सिगरेट जलाते हुए कहा और बेपरवाही से बोला, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। बस ऐसा दिखावा करो कि आज कुछ हुआ ही नहीं, मैं तुम्हें जाने दूंगा। ज्यादा जोखिम मत लो, वरना अंजाम भयानक होगा, समझे? हे भगवान, मुझे लग रहा है जैसे तुम मुझे चेतावनी दे रहे हो, है ना? झाओ जियान ने अपना चेहरा दिखाते हुए डर का नाटक किया, हे भगवान, मैं सच में डर गया। भाई, तुम तो बड़े ही बड़े बदमाश हो, मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें अभी नरक में भेज दूंगा, कमीने। झाओ जियान के बोलते ही उसने अचानक तेज धार वाला चाकू जो क्यूई पर वार कर दिया। हालांकि हमला बेहद जोरदार था और बड़ा सा छुरी बेहद शक्तिशाली थी, फिर भी ये गुंडे, जो अक्सर लड़ाइयों में शामिल होते थे, इस तरह की अतिरंजित लड़ाई शैलियों को बखूबी जानते थे। वे पूरी तरह से बेवकूफ नहीं थे, हर कोई जानता था कि सिर पर एक वार का मतलब मौत के करीब होना ही होता है, और वे जेल नहीं जाना चाहते थे। आमतौर पर चाकू उठाना केवल प्रतिद्वंद्वी को डराने के लिए होता था, लेकिन उन्होंने यह बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जो ऊंची जरा भी भयभीत नहीं होगा। वह बस वहीं खड़ा रहा, मुंह में सिगरेट लिए, सीधे उसकी आंखों में घूरता हुआ। धिक्कार है, ये आदमी तो पागल है। झाओ जियान ने पहले सोचा था कि इस हमले से जो ऊंची डर जाएगा और जब वो पीछे हटेगा तो वो उसकी बांह काट देगा। लेकिन जो ऊंची बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा, उसने बस ऊपर झाओ जियान की तरफ देखा, जिससे झाओ जियान सच में डर गया।
उसे किसी को जान से मारने का डर था, लेकिन इस समय उसके माथत उसके ठीक पीछे थे, अगर वो पीछे हटता तो उसकी इज्जत दांव पर लग जाती। जब वह इस बात को लेकर दुविधा में था कि चाकू चलाना जारी रखे या नहीं, तभी झोउ क्यूई के चेहरे पर तिरस्कार का भाव दिखाई दिया। इसके तुरंत बाद झोउ ची ने हमला किया। वह थोड़ा देर से आया, लेकिन सबसे पहले झाओ जियान के सामने पहुंच गया। उसने झाओ जियान के पेट के निचले हिस्से पर जोरदार मुक्का मारा, और देखते ही देखते झाओ जियान की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। इस जबरदस्त प्रहार से उसे उल्टी आने ही वाली थी, लेकिन झोउ ची यहीं नहीं रुका। उसने दूसरे हाथ से झाओ जियान के बाल पकड़े और उसका सिर दीवार पर दे मारा। एक जोरदार धमाके के साथ लगभग 1.85 मीटर लंबे झाओ जियान का शरीर दीवार से बुरी तरह टकरा गया। देखते ही देखते उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया, नाक की हड्डी निश्चित रूप से टूट गई थी, और पता नहीं उसके कितने दांत टूट गए थे। एक क्षण पहले तक इतना दबदबा बनाए और सबको चुनौती दे रहा झाओ जियान अब दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़ा था। झोउ ची ने लापरवाही से जमीन पर गिरी हुई छुरी उठाई, नीचे बैठ गया और छुरी के सपाट हिस्से से झाओ जियान के चेहरे पर थपथपाते हुए आह भरी, भाई, अगर भविष्य में तुम्हें दिखावा करना है तो कृपया पहले पूरी जानकारी जुटा लो और दूसरे पक्ष के बारे में अच्छी तरह से छानबीन कर लो, वरना अगली बार अगर तुमने ऐसा किया तो शायद तुम्हारा भी वही हाल होगा जो आज हुआ। झोउ ची ने अपना सिर हिलाया, लापरवाही से मेज से बियर की बोतल उठाए और उसे जमीन पर पड़े झाओ जियान के चेहरे पर दे मारा। जोरदार धमाके के साथ बियर की बोतल चकनाचूर हो गई और झाओ जियान का चेहरा एक बार फिर खून से लथपथ हो गया। टूटे हुए कांच के टुकड़े बियर और ताजे खून के साथ मिलकर उसके चेहरे पर फैल गए। क्रूर, रक्तपातपूर्ण, हर कोई गहरे सदमे में था। झोउ क्यूई की इन दो चालों से ही झाओ जियान के अधीनस्थ तुरंत अपनी जगह पर रुक गए। वे सभी ऐसे लोग थे जो अक्सर सामूहिक झगड़ों में शामिल होते थे और उन्होंने हर तरह के लोगों को देखा था, लेकिन उन्होंने झोउ ची जैसा निर्दयी व्यक्ति शायद ही कभी देखा था। इसके अलावा यह मूल रूप से लियू गैंग का इलाका था और लियू गैंग के आदमी उनके चारों ओर मौजूद थे। अपने नेता के बिना वे जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और केवल झोउ ची को कुछ भय के साथ देख सकते थे। तुम सब मेरे माथत हो, है ना? झोउ ची सिगरेट मुंह में दबाए कमरे में चारों ओर देखते हुए आगे बढ़ा, मुझे तुम लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम सब इसका नाम क्या है, इस कमीने को लेकर जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। और अपने बॉस से कह देना कि अगर बातचीत करनी हो तो बेहतर होगा। हमेशा लड़ाई झगड़े और मारकाट का सहारा मत लो, हम सब बड़े हो चुके हैं, समझे? हम समझ गए। कई अधीनस्थों ने एक दूसरे की ओर देखा और कांपते हुए कहा, तो फिर क्या हम अब जा सकते हैं? ठीक है, चले जाओ। झोउ ची ने हाथ हिलाया, फिर अचानक कुछ याद आने पर जल्दी से बोला, रुको, क्या तुम्हारी जेब में पैसे हैं? क्या तुम्हें इस रेस्टोरेंट को कुछ मुआवजा नहीं देना चाहिए? अगर तुमने तोड़फोड़ न की होती तो यह जगह लोगों से भरी होती, लेकिन अब कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें कुछ तो करना ही होगा। हमारे पास इस समय कुल मिलाकर केवल 30,000 युआन नकद हैं, एक अधीनस्थ कर्मचारी ने कांपते हुए कहा। धिक्कार है, तुम तो सच में बहुत गरीब हो। झोउ क्यूई ने सिगरेट का एक लंबा कश लिया, तो जल्दी करो और मुझे दे दो। इतना टालमटोल करना बंद करो, तुम किस तरह के मर्द हो? अध्याय 33, झोउ क्यूई का प्रेम नियम। जी हाँ, कुछ अधीनस्थों ने झटपट अपनी जेबों से पैसे निकाले और झोउ क्यूई को सौंप दिए। अब भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने खड़े इतने सभ्य दिखने वाले व्यक्ति का व्यवहार इतना हिंसक था। इस विरोधाभास ने उनके डर को और भी गहरा कर दिया। इस समय झोउ ची की ओर उनकी निगाहें अब उतनी बेपरवाह नहीं रह गई थी जितनी शुरुआत में थीं। बहुत बढ़िया, हालांकि ये पैसे तुम्हारी गलतियों की भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन इससे तुम्हारा रवैया पता चलता है। झोउ क्यूई ने संतुष्टि से सिर हिलाया, पैसे लिए और लियू गैंग के सामने फेंक दिए। इसे रख लो, ये ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इनकी ईमानदारी तो है। सब कुछ ठीक कर लो, जब भी मैं आऊं, ये जगह किसी देहाती प्रेम कहानी जैसी न लगे। समझ गया। इस समय लियू गैंग के चेहरे के भाव को एक ही मुहावरे में बयां किया जा सकता है, खुशी से झूम रहा था। भाई, क्या हम अब जा सकते हैं? उन्होंने हकलाते हुए झोउ क्यूई से पूछा, लगातार उसके चेहरे के भावों को देखते हुए, इस डर से कि कहीं वह अपने वचन से मुकर न जाए और उन्हें फिर से पीट दे। जाओ, झोउ ची ने हाथ हिलाते हुए गंभीरता से कहा, अब से अच्छे इंसान बनना, ठीक है? तुम अभी जवान हो, हमेशा लड़ाई झगड़े और मारकाट के बारे में मत सोचो। अच्छे काम करो, जैसे बूढ़ी महिलाओं को सड़क पार कराने में मदद करना। हाँ, हाँ, हाँ। झोउ ची द्वारा उन्हें जाने दिए जाने पर उन कुछ अधीनस्थों को ऐसा लगा मानो उन्हें क्षमादान मिल गया हो। उन्होंने तेजी से सिर हिलाया, अपनी पूरी गति से भाग निकले और पीछे मुड़े बिना ही वहां से निकल गए। विरोधी काइशान गिरोह एक नया और अपेक्षाकृत मजबूत समूह था। हालांकि लियू गैंग शुरू में उन्हें काबू में रखने में कामयाब रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश झोउ ची से निपटने के तुरंत बाद उसका सामना उनसे एक सामूहिक झड़प में हो गया। हारने के बावजूद लियू गैंग को विश्वास था कि वे वापसी कर सकते हैं, लेकिन कई और प्रयासों के बाद भी वे हार गए।
जब वह चिंता से भौहें चढ़ा रहा था, तभी जो क्यूई उसके दरवाजे पर आ गया, जिससे उसे अंततः दूसरे पक्ष के अहंकार को कम करने का मौका मिल गया। बॉस जो, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। चूंकि आपने मेरी मदद की है, इसलिए मैं कल के भाषण में अपना पूरा जोर लगाऊंगा। लियू गैंग ने अपनी छाती थपथपाते हुए उत्साह से कहा, और आगे बोला, मैंने कल के भाषण का विषय भी तय कर लिया है। इसका नाम है, मेरा संघर्ष। मैं अपने संघर्ष की कहानी से युवाओं को प्रेरित करना चाहता हूँ। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, जो ऊंची ने उसे लात मार दी। उसने सिगरेट का एक गहरा कश लिया और बड़बड़ाते हुए कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या मेरा? इस तरह की उपाधि का इस्तेमाल करना है। क्या तुम थोड़े सभ्य नहीं हो सकते? क्या तुम्हें पता है कि मेरा संघर्ष शीर्षक से किताब प्रकाशित करने और भाषण देने वाला आखिरी व्यक्ति कौन था? कौन? कौन? लियू गैंग को बेहद अन्याय महसूस हुआ, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसने डरते हुए जो क्यूई की ओर देखा। वो तो हिटलर था। जो क्यूई ने गुस्से से आंखें घुमाईं। अब वापस जाओ और अपनी पढ़ाई ठीक से करो। अगर कल तुमने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तो तुम्हारा भी हाल उस झाओ जियान जैसा होगा, समझे? समझ गया, समझ गया। लियू गैंग ने ठंडे पसीने को पोंछते हुए मन ही मन सोचा, हिटलर कौन है? ठीक है, मैं जा रहा हूं। जो क्यूई ने हाथ हिलाया और पीछे मुड़े बिना दरवाजे से बाहर निकल गया। जो ची, तुम तो अब कमाल के हो गए हो। हुआंग जू उत्साह से पीछे पीछे चलते हुए जो ची से बोला, तुम्हारे हुनर को देखकर तो लगता है सिल्वेस्टर स्टैलोन भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। क्या तुम अंडरग्राउंड ब्लैक बॉक्सिंग में हिस्सा लेना चाहोगे? तुम्हारी ताकत और डेविल मसलमैन जैसे आकर्षक उपनाम के साथ तुम शायद मशहूर हो जाओगे। मैं इतनी कम उम्र में रिंग में मरना नहीं चाहता। जो क्यूई ने उसे तिरछी नजर से देखा, कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। तो क्या आप मुझे बॉस लियू का फोन नंबर दे सकते हैं? हुआंग फैटी कार में बैठा हुआ कुछ झिझकते हुए बोला, जब आपके इतने अच्छे संपर्क हैं, तो उनका इस्तेमाल न करना शर्म की बात होगी। चिंता मत करो, मैं उन्हें यूं ही परेशान नहीं करूंगा। मैं उन्हें तभी फोन करूंगा जब मैं खतरे में होऊंगा। कैसा रहेगा? दफा हो जाओ, क्या तुम्हें लगता है कि वो बैटमैन है? जो क्यूई ने सिगरेट का एक कश लिया और सिगरेट के दोनों कार्टन फेंक दिए। ये 2 कार्टन तुम रख लो। मुझे सुबेई के बेयांग ब्रांड की सिगरेट की आदत है। वैसे भी, ये दोनों कार्टन बहुत महंगे लगते हैं और मेरी मौजूदा हैसियत से मेल नहीं खाते। आज रात लड़कियों को पटाने के लिए ये तुम्हारे लिए एकदम सही रहेंगे, इससे तुम अच्छे दिखोगे। तुम सही कह रहे हो। हुआंग जू मुस्कुराया और सिगरेट जेब में रख ली। वह पहले से ही आज रात क्या होगा, इसके बारे में कल्पना करने लगा था। मुझे उस लड़की के बारे में बताओ। जो क्यूई ने सिगरेट का एक कश लिया और मुस्कुराते हुए कहा, कॉलेज के दिनों में तुम बड़े आशिक मिजाज थे, दूसरे विभागों की लड़कियों को प्रेम पत्र लिखते थे, और मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ पत्र लिखे थे। अब बताओ, तुम उससे कैसे मिले? जैसे ही उस लड़की का जिक्र हुआ, हुआंग जू थोड़ा शर्मा गया। वह मेरी दुकान की ग्राहक है। उससे मेरी मुलाकात तब हुई जब वह अपनी माँ के लिए उपहार चुन रही थी। हम कभी कभी वीचैट पर एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन मैंने अभी तक अपने दिल की बात नहीं कही है। तो आज आखिरकार मैंने उसे डेट पर जाने के लिए पूछ ही लिया, बस। मैं समझ गया। जो क्यूई ने सिर हिलाते हुए सोचा, तो फिर मैं आपको कार उधार नहीं दे सकता। क्यों? हुआंग जू ने तुरंत हैरानी से पूछा, जो क्यूई, क्या तुम सच में इतने कंजूस बदमाश हो? क्या तुम भूल गए कि कॉलेज में किसने तुम्हें 3 युआन उधार दिए थे ताकि तुम अपना पहला सोडा पी सको? दफा हो जाओ। जो क्यूई ने सिगरेट का एक कश लिया और भौहें चढ़ाते हुए बोला, लड़कियों को पटाने के मामले में तुम बिल्कुल अनुभवहीन हो। चलो, मैं मजबूरी में तुम्हारा ड्राइवर बन जाता हूँ। फिर तुम उस लड़की को बता देना कि तुमने किसी को उसे लेने भेजा है। क्या तुम दोनों का साथ में कार में बैठना ज्यादा अंतरंग नहीं होगा? तुम्हारी बात में कुछ तो सच्चाई लगती है, हुआंग फैटी ने ठुड्डी सहलाते हुए सोच विचार करते हुए कहा। यह थोड़ा तर्कसंगत लगता है, वाली बात नहीं है, यह तो वैज्ञानिक सत्य है। जो क्यूई ने व्यंग्य करते हुए कहा, वैज्ञानिकों द्वारा किए गए गहन गणनाओं के अनुसार, यदि एक पुरुष और एक महिला 30 सेकंड से अधिक समय तक एक सीमित स्थान में साथ रहते हैं, तो सूक्ष्म रासायनिक प्रतिक्रियाएं होने की संभावना रहती है। इसके अलावा, आप दोनों पीछे बैठे होंगे, इसलिए शारीरिक संपर्क अपरिहार्य होगा, जिससे इसका प्रभाव और भी बढ़ जाएगा। अब जब आपने इस तरह से कहा है, तो वाकई ऐसा ही लगता है। जो ऊंची की बात सुनकर हुआंग जू की आंखें चमक उठीं और मुस्कुराते हुए उसने कहा, मुझे भी लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। अगर चीजें इसी तरह आगे बढ़ती रहीं, तो बात लगभग पक्की हो जाएगी। तो चलिए, ऐसा ही करते हैं। मैं आपको बाद में फोन करूंगा, आप बस गाड़ी लेकर आ जाए। ठीक है, लेकिन मैं आपको चेतावनी देता हूँ, ज्यादा औपचारिक कपड़े मत पहनना। सहज रहना, जितना अनौपचारिक उतना अच्छा। जो क्यूई ने सिगरेट का एक कश लिया और मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं अक्सर ओल्ड वू जैसे बड़े उद्योगपतियों को देखता हूँ, और मैंने गौर किया है कि वे बहुत सहजता से कपड़े पहनते हैं। घर में से कोई पोलो शर्ट निकाल कर पहन लेना, बस इतना ही काफी होगा।
तो इस बार मैं तुम पर भरोसा करूंगा। हुआंग जू ने उत्साह से हाथ मलते हुए कहा, जो क्यूई, अगर यह योजना सफल रही तो मैं तुम्हें भरपूर इनाम दूंगा। मैं न केवल म्यांमार की तुम्हारी उड़ान का खर्च उठाऊंगा, बल्कि लड़कियों के कार्यक्रम शुल्क का एक हिस्सा भी दे सकता हूं। ठीक है, गाड़ी से बाहर निकलो। लगभग 8 या 9 बजे तक किंग किंग घर पर सो रही होगी। जो क्यूई ने हुआंग जू को विदा किया और घर लौट आया। सिगरेट जलाते हुए उसका मन विचारों में खो गया। सुइबेई शहर पूरी तरह से कई बड़े परिवारों में बंटा हुआ प्रतीत होता है, और ऐसे परिवार काफी संख्या में हैं। हालांकि वो गो समूह शक्तिशाली है, लेकिन वह उनमें शीर्ष स्तर का नहीं है। अगर वू झेंगगो भी यह पता नहीं लगा सकता कि जिया परिवार किस तरह का परिवार है, तो यह बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है कि उसके स्तर के लोग उच्च स्तर तक नहीं पहुंच सकते। जो क्यूई ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी और मन ही मन हिसाब लगाया। सुइबेई के कुछ उच्च पदस्थ कुलीन परिवारों से संपर्क साधने के लिए कुछ अवसर पैदा करना आवश्यक प्रतीत होता है। हालांकि यह बहुत आशावादी नहीं है, लेकिन मैं एक एक कदम करके ही आगे बढ़ सकता हूं। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि मुझे जिया परिवार के बारे में कोई सुराग नहीं मिलेगा। यह सोचते हुए जो क्यूई ने अपने विचारों को पुनर्व्यवस्थित किया। उसने दराज से कुछ पत्थर निकाले। हालांकि ये पत्थर साधारण दिखते थे, लेकिन जो ऊंची जानता था कि हुआंग जू से प्राप्त इन कच्चे पत्थरों में जेडाइट और जेड की एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा समाहित थी। फिर भी उसने इन कच्चे पत्थरों को पॉलिश करने के बजाय उन पर एक आकृति बनाना उचित समझा। उनकी आध्यात्मिक शक्ति पहले की तुलना में काफी कम थी, इसलिए जो क्यूई को इन संरचनाओं को पूरा करने में काफी समय लगा। उसने चुपचाप इन कच्चे पत्थरों को घर के अलग अलग कोनों में एक खास क्रम में रख दिया। जैसे ही ये पत्थर रखे गए, हवा में एक हल्की सी गूंज सुनाई दी। जोची ने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच में कामयाब होगा। हालांकि इसका असर उतना अच्छा नहीं है, फिर भी इसका कुछ तो उपयोग होगा। यह एक छोटा आध्यात्मिक ऊर्जा संग्राहक तंत्र था, जो आकाश और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके जोची को स्वस्थ होने में मदद करता था। साथ ही यह एक छोटा सुरक्षात्मक तंत्र भी था। कुछ समय पहले जोची ने जो अंबर जो किंग किंग के गले में पहनाया था, वह इस तंत्र का केंद्र था। जब तक जो किंग किंग इस घर में रहेगी, यह तंत्र धीरे धीरे सक्रिय होता रहेगा। यह भव्य संरचना न केवल मेरी आध्यात्मिक शक्ति को बहाल कर सकती है, बल्कि धीरे धीरे किंग किंग के शरीर को भी पोषण प्रदान कर सकती है। हालांकि मुझे उससे अमरता प्राप्त करने की उम्मीद नहीं है, लेकिन समय के साथ उसका शरीर निश्चित रूप से आम लोगों से कहीं बेहतर हो जाएगा। इस सुरक्षात्मक संरचना के साथ और किंग किंग के केंद्र में होने के कारण छोटे मोटे खतरे कोई मायने नहीं रखेंगे। जो क्यूई ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उसने समय देखा, ठीक उसी समय किंग किंग की स्कूल की छुट्टी हुई थी, इसलिए वह गाड़ी चलाकर स्कूल के गेट पर गया। जैसे ही वह पहुंचा और उसे पार्किंग की जगह मिली, उसने अपने पुराने दोस्त ली किंग को देखा। ली किंग ने भी अभी अभी अपनी कार पार्क की थी। जैसे ही वह बाहर निकली, उसकी नज़र ऑडी A6 पर पड़ी। हालांकि यह कोई लग्जरी कार नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से महंगी थी। जिस चीज ने उसका ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, वह थी नंबर प्लेट। यह धन दौलत का एक सूक्ष्म प्रदर्शन था। शुरुआत में लगा, WG वो गो ग्रुप की खासियत थी, जो उनके लिए एक निर्धारित नंबर था। अरे वाह, ये तो श्री जो हैं। क्या संयोग है, हम फिर मिल गए। लीकिंग को जो क्यूई की पहचान जानने में पहले से ही बहुत दिलचस्पी थी, और अब उसे इस कार को चलाते हुए देखकर उसका यह विश्वास और भी पुख्ता हो गया कि जो क्यूई की पहचान बहुत रहस्यमय है। उसने अनजाने में ही अपने कपड़ों पर नजर डाली और तुरंत राहत महसूस की। हालांकि ली किंग ने आज बहुत औपचारिक पोशाक नहीं पहनी थी, फिर भी उनके पहनावे में एक तरह की मासूमियत और कामुकता झलक रही थी। एक छोटी स्कर्ट, घुटनों तक के मोजे और गुची के कैजुअल जूते उन्हें युवा सौंदर्य से परिपूर्ण दिखा रहे थे। हालांकि वह शादीशुदा थीं, लेकिन उनकी उम्र लगभग 30 वर्ष ही थी। क्या संयोग है। जो क्यूई मुस्कुराया और सिगरेट बुझाते हुए सिर हिलाया। श्री जो ने नई कार ली। लेकिन मुस्कुराए और चारों ओर देखते हुए थोड़ी ईर्ष्या से बोली, वाह, कितनी बढ़िया कार है, और उसका नंबर प्लेट भी कितना शानदार है, इसे देखकर सच में ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या करने की कोई जरूरत नहीं, ये तो बस एक साधारण कार है। जो क्यूई ने सिर हिलाते हुए मन ही मन सोचा, आजकल की शादीशुदा औरतें वाकई बहुत आक्रामक होती हैं, खुलेआम मुझसे इस तरह फ्लर्ट कर रही हैं। पता नहीं उसे कैसा पति मिला होगा, वो आदमी वाकई बदनसीब होगा जो ऐसी औरत से शादी करके आया है। अध्याय 34। ली किंग का प्रलोभन। हालांकि जो क्यूई के विचारों के बावजूद यह उसे ली किंग की प्रशंसा करने से नहीं रोक सका। अरे कुछ नहीं, बस एक सामान्य बदलाव है, चिंता मत करो। जो क्यूई ने अपनी नाक रगड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, श्रीमती ली, मुझे लगता है कि आप ही असली छिपी हुई अमीर हैं। यह BMW 7 सीरीज काफी महंगी है, मेरी पुरानी ऑडी A6 को पूरी तरह से मात देती है, इसलिए इसका जिक्र करने लायक कुछ भी नहीं है। अरे श्रीमान जो, क्या आपको लगता है कि मुझमें अच्छी समझ नहीं है?
ली किंग ने कंधे उचकाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, आपकी कार का महंगा हिस्सा कार खुद नहीं, बल्कि उसकी नंबर प्लेट है। श्री जो, ऐसा लगता है कि आपका वगुओ ग्रुप के साथ वाकई गहरा संबंध है, जो कि काफी असाधारण बात है। मैं वुगुओ ग्रुप की कुछ संपत्तियों में निवेश करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उनकी मांग बहुत अधिक है, और मुझे डर है कि मुझे मौका नहीं मिलेगा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जैसे ही ली किंग ने बोलना शुरू किया, वह चुपचाप जो क्यूई के करीब चली गई, और उससे एक हल्की सी सुगंध निकलने लगी। माहौल में कुछ गड़बड़ी महसूस करते हुए जो क्यूई मन ही मन चौंक गई। हालांकि अगर पीछे मुड़कर देखें तो वह वास्तव में ली किंग के साथ किसी भी तरह का रिश्ता रखने की कोशिश नहीं कर रहा था, इसलिए इस तरह के संपर्क से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यह महज एक शरारती अस्पष्टता थी, हानि रहित। तो उसने कंधे उचकाए, सिगरेट जलाए और हंस पड़ा। यह छोटी सी बात तो बिल्कुल आसान है। सिगरेट का एक कश लेते हुए जो क्यूई ने बेपरवाही से कहा, अगर बाद में आपके पास समय हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपके लिए उचित व्यवस्था कर दूंगा। जिंग किंग और आपके बच्चे के बीच अच्छे संबंध हैं, इसलिए हम वयस्कों को भी आपस में अधिक बातचीत करनी चाहिए, जिससे हमारे बच्चों के बीच का माहौल भी अधिक सौहार्दपूर्ण बनेगा। श्री जो बिल्कुल सही हैं। ली किंग की आंखें और भी चमक उठी, और उसने जानबूझकर या अनजाने में अपने बाएं हाथ से जो क्यूई की आस्तीन को छुआ। मुझे आश्चर्य है कि क्या श्री जो को हाल ही में मेरे घर आने का समय मिला है। यह सुनकर जो क्यूई के दिल में आखिरकार एक हल्की सी सिहरन हुई, और उसकी पीठ से ठंडे पसीने की एक बूंद बह निकली। विवाहित महिला का कौशल वास्तव में उल्लेखनीय है, एक के बाद एक कड़ी, जिससे बचाव करना असंभव हो जाता है। हालांकि ली किंग खुद दिखने में सुंदर हैं, उनका फिगर और भी आकर्षक है, और वो बूढ़ी भी नहीं है। जो क्यूई ने सिगरेट का एक कश लिया और उनका दिमाग तुरंत सोचने लगा, लेकिन अंत में इच्छा पर तर्क की जीत हुई और उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया। ठीक है, अगर मौका मिला तो मैं जरूर आऊंगा। जो क्यूई ने संकोच भरी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन आजकल मुझे कुछ काम है, इसलिए शायद मेरे पास जाने का समय न हो। मैं जब भी ऐसा करूंगा, किंग किंग को जरूर साथ लाऊंगा। ली किंग की आंखों में थोड़ी सी निराशा झलक उठी। वह बहुत हैरान थी, उसकी आकर्षक अदाकारी शायद ही कभी नाकाम होती थी। हालांकि जो क्यूई जितना अधिक इनकार करती गई, वह उसे उतना ही अधिक समझ से परे लगने लगी। उनकी राय में यह स्पष्ट था कि जो क्यूई पहले से ही ऐसे प्रलोभनों का आदी था, और केवल पर्याप्त प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति ही इस तरह का कौशल रख सकता था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें नहीं पा सकती। ली किंग के मन में इस समय यही विचार आ रहा था। तभी अचानक ली किंग ने चक्कर आने का नाटक किया और जो क्यूई की बाहों में गिर पड़ी। अरे, मुझे अचानक चक्कर क्यों आने लगे? अरे, कितना असहज है। सुश्री ली, क्या बात है? जो क्यूई एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, अनजाने में ली किंग को गले लगा लिया और जल्दी से पूछा। यह आलिंगन मामूली नहीं था, इसने जो क्यूई के दिल को थोड़ा धड़का दिया। ली किंग का शरीर बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ था, और वह अक्सर व्यायाम करती थी, तैरती थी और योग करती थी, इसलिए उसकी त्वचा बहुत लचीली थी। उसे अपनी बाहों में थामने से जो क्यूई के वे विचार धीरे धीरे फिर से उभरने लगे जिन्हें उसने जबरदस्ती दबा रखा था। आखिरकार, जब उसके हाथों में कोई खूबसूरत महिला हो और वह कोई प्रतिक्रिया न दे, तो क्या वह फिर भी मर्द कहलाएगा? सौभाग्य से वे दोनों उस समय एक ऐसी जगह पर थे जो कई कारों से पूरी तरह से छिपी हुई थी, इसलिए उन्हें किसी ने नहीं देखा। अन्यथा जो क्यूई को निश्चित रूप से बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती। मुझे नहीं पता, शायद लू लग गई हो। ली किंग का सुंदर चेहरा लाल हो गया था, शायद इसलिए कि वह अक्सर ऐसा नहीं करती थी, इसलिए वह थोड़ी अस्वाभाविक लग रही थी। श्रीमती ली, हालांकि दिन में गर्मी होती है, लेकिन इस तापमान में आप कैसे? ओह, मैं कितनी नाजुक हूँ। ली किंग की आंखें वसंत ऋतु की चमक से भरी हुई थीं, जो बेहद मोहक थीं। अपने गहरे आत्मनियंत्रण के बावजूद जो क्यूई भी लगभग खुद को रोक नहीं पाया, और उसने तुरंत अपनी निगाहें हटा लीं और उससे नजरें मिलाने से बचने की कोशिश की। खांसी, खांसी, तो आपको अपने शरीर को ठीक करने के लिए कुछ पारंपरिक चीनी दवा पीनी चाहिए। जो क्यूई ने धीरे से ली किंग को उठाया, धुएं का एक गहरा कश लिया और कहा, आपको आमतौर पर अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना चाहिए। आपका पति वाकई अजीब है, उसे सिर्फ पैसे कमाने की फिक्र है, आपकी जरा भी परवाह नहीं। इतनी खूबसूरत पत्नी को लू लगने से पीड़ित होने देना वाकई एक जघन्य अपराध है। मेरे पति ने मुझे लंबे समय से छुआ तक नहीं है, और वो तो मुश्किल से ही घर आते हैं। ली किंग ने अपने बाल संवारे और उसे लुभाने के लिए जो क्यूई की बाहों में झुकने की कोशिश नहीं की। वह जानती थी कि उसे संतुलन बनाए रखना होगा, अन्यथा इससे लोग निश्चित रूप से असहज महसूस करेंगे। स्पष्टतः वह रोमांस की माहिर थी, यदि जो क्यूई नौसिखिया होता, तो वह शायद बहुत पहले ही ली किंग के प्रति पूरी तरह से मोहित हो गया होता। और मुझे बहुत समय से पता है कि मेरे पति की बाहर कई रखेलें होंगी। ली किंग ने चिढ़कर कहा, बस बात यह है कि मुझे परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ। जब तक वह मुझे हर महीने समय पर रहने सहने का खर्च देता रहता है, तब तक मैं किसी तरह गुजारा कर लेती हूँ।
इसके अलावा अगर वह बाहर मौज मस्ती करना चाहता है तो मैं भी बाहर मौज मस्ती क्यों नहीं कर सकती। ली किंग के बोलते समय उसने जानबूझकर या अनजाने में कई बार जो क्यूई की ओर देखा। खांसी खांसी, लेकिन ज्यादा ऐसा मत करो। जो क्यूई ने सिगरेट का एक कश लिया और अजीब तरह से कहा। उसी समय उसने मन ही मन गहरा अफसोस जताया, यह महिला वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। वह लगभग उसका विरोध नहीं कर सका। हाँ हाँ, देखो तुम कितने डरे हुए हो, चिंता मत करो, ऐसा तो है नहीं कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, है ना। लेकिन खिलखिलाकर हंस पड़ी, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी। मैं रोजाना ब्यूटी सैलून जाती हूँ, व्यायाम करती हूँ, योगा करती हूँ, तैराकी करती हूँ, मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ, इसलिए मेरे पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं है। पापा पापा। तभी किंग किंग दौड़कर बाहर आए और जो क्यूई ने उसे गले लगा लिया। नमस्ते आंटी ली, मेरी बेटी बाहर है, इसलिए हम अब जा रहे हैं। हम बाद में संपर्क में रहेंगे। जो क्यूई मुस्कुराए और सिर हिलाया, फिर किंग किंग को कार में बिठा लिया। ली किंग मुस्कुराए, जो क्यूई को जाते हुए देखा और उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह सोच रही थी कि वह क्या सोच रही है। इस क्षण जो क्यूई ने आखिरकार राहत की सांस ली। ली किंग की अभी की रणनीति वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी और वह लगभग उसके जाल में फंस ही गया था। हालांकि उसने अपने मन में दृढ़ता से इनकार करने की पर्याप्त तैयारी कर ली थी, लेकिन ली किंग के तरीके बहुत ही कठोर थे। अगर उसने गलती से भी कुछ ऐसा कर दिया जो रुओरुओ के साथ अन्यायपूर्ण होगा, तो जो क्यूई और भी ज्यादा अवाक रह जाएगा। आजकल की महिलाएं सचमुच बेहद शक्तिशाली हैं, आत्मा देवलोक की महिलाओं से उनकी कोई तुलना नहीं है। जो क्यूई ने मन ही मन आह भरी, हालांकि उस समय आत्मा देवलोक में भी प्रलोभन थे, लेकिन वे अधिकतर बहुत सीधे साधे थे। लेकिन ली किंग नखरे करना, भावनात्मक दांव खेलना और तरह तरह की सौम्य रणनीति अपनाना बखूबी जानती है। वह सचमुच मार्शल आर्ट की उस्ताद की तरह है, जो एक के बाद एक खतरनाक दांव खेलती है, जिससे बचाव करना असंभव हो जाता है। वाह पापा, क्या यही वो कार है जो आपने खरीदी है। कार में बैठते ही किंग किंग उत्साहित हो गई। जैसे ही जो क्यूई भावनाओं से भर गया था, उसी क्षण किंग किंग के शब्दों ने उसके विचारों को वापस उसकी ओर खींच लिया। हाँ, तुम्हें क्या लगता है किंग किंग, क्या तुम्हें यह पसंद आया। जो किंग किंग के उत्साहित चेहरे को देखकर जो क्यूई को थोड़ा गर्व महसूस हुआ। आखिरकार उसने जो कुछ भी किया, वह इस प्यारी सी छोटी राजकुमारी के लिए ही किया था। बिल्कुल, मुझे यह पसंद है। जो किंग किंग ने मुस्कुराते हुए कहा, इस तरह पापा मुझे ड्राइव पर ले जा सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। जो क्यूई ने कार स्टॉप की और कहा, कुछ दिनों में जब मौसम अच्छा हो जाएगा, तो पापा आपको और अंकल वांग को समुद्र तट पर घुमाने और समुद्री भोजन खिलाने ले जाएंगे। पापा, आपको अपना वादा निभाना होगा। एक सज्जन व्यक्ति का वचन ही उसका बंधन होता है। जो क्यूई ने धीरे धीरे डूबते सूरज को देखा और उसके हृदय में असीम संतोष की भावना जागृत हुई। वे जल्द ही घर लौट आए और परिवार के सभी सदस्य मेज पर बैठकर भोजन करने लगे। शाओ जो, तुमने उन लोगों का क्या इंतजाम किया है। अंकल वांग को अचानक कुछ याद आया और वे बोले, मुझे याद है तुमने कहा था कि वे लोग कल समुदाय में भाषण देने आ रहे हैं, तुम इसे बिल्कुल भी मत भूलना। मैंने पहले ही पड़ोस समिति से बात कर ली है और उन्होंने भी मकान मालिकों के संघ से बात कर ली है, इसलिए कल बहुत सारे लोग आएंगे। चिंता मत करो अंकल वांग, मैंने सब कुछ ठीक से व्यवस्थित कर लिया है। जो क्यूई ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा, उन्होंने अपना मन बना लिया है और वे अपने अनुभव सभी के साथ साझा करना चाहते हैं। अब वे पूरी तरह से समाज को नुकसान पहुंचाने वाले काम न करने और अच्छे काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उस समय हमें उन शरारती बच्चों को भी यहाँ बुलाना होगा और उन्हें उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाना होगा। यह तो पक्का है। अंकल वांग ने आह भरते हुए कहा, कल आमतौर पर स्कूल का समय होता है, लेकिन ये छोटे बदमाश सिर्फ क्लास बंद करके बाहर खेलने जाना जानते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उनके माता पिता को उन्हें कल यहाँ लाने के लिए मनाना ही होगा। रात के खाने के बाद जो क्यूई ने कुछ देर तक किंग किंग के साथ खेला, फिर उसे प्यार से सुला दिया। कमरे में बैठे हुए जो क्यूई ने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लीं और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार करना शुरू कर दिया। निरंतर अभ्यास के एक दौर के बाद जो क्यूई ने पाया कि उनके शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से प्रचुर मात्रा में बढ़ रही थी। हालांकि यह अभी भी बहुत अधिक नहीं था, लेकिन कमोबेश सुधार के संकेत दिखाई दे रहे थे। वह जानता था कि एक बार जब वह इन वंशों में मौजूद सभी आध्यात्मिक शक्तियों को आपस में जोड़ लेगा और अंततः अपने दांतियान में आध्यात्मिक देवता को आकार में संघनित कर लेगा, तो उसे अपनी पूर्व शक्ति को पुनः प्राप्त करने की अधिक आशा होगी। इसके अलावा वास्तव में उसके मन में यह एहसास था कि यह दुनिया, जहां वह मूल रूप से अस्तित्व में था, सतह पर जितनी शांतिपूर्ण दिखती थी, उतनी शांतिपूर्ण नहीं थी। हालात अप्रत्याशित होते हैं। मुझे हमेशा लगता है कि रुओरुओ और उसका परिवार साधारण नहीं है, शायद सिर्फ एक साधारण धनी परिवार नहीं है। जो क्यूई ने सिगरेट जलाए और सोचने लगा, वू झेंगगुओ ने तो इसके बारे में सुना भी नहीं है, यह मामला वाकई बहुत ही असामान्य है। तभी जो क्यूई के फोन की घंटी बजी।
उसने उसे उठाया और देखा कि वह हुआंगजू था। मोटे हुआंग, तुम्हें अपने पिताजी से क्या चाहिए? जो क्यूई ने लापरवाही से कहा, पिताजी आराम करने वाले हैं। आराम करो। क्या अब भी तुम्हारे पास आराम करने का मन है? हुआंग जू ने फोन के दूसरी तरफ से जोर से चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम भूल गए कि तुमने अभी मुझसे क्या वादा किया था? क्या आपने मुझसे यह नहीं कहा था कि आप मुझे अपनी कार उधार देंगे और मेरे ड्राइवर बनेंगे? अब तुम मेरे साथ भूलने का खेल खेल रहे हो। क्या आपको लगता है कि मैं आपको भी अपने साथ नीचे ले जाऊंगा? ओह, अगर तुमने मुझे याद न दिलाया होता तो मैं सचमुच भूल जाता। जो क्यूई ने सिगरेट का बट बुझा दिया। हम, कम से कम तुम समझदार तो हो। ठीक है, हम पहले उसे लेने जाएंगे। हुआंग जू ने चिढ़कर कहा, पता जेनबेई रोड पर है, जल्दी आओ। मैं आपको बता रहा हूँ, यह जीवन भर की खुशी का मामला है। अगर तुमने गड़बड़ की, तो चाहे मैं अपने शरीर पर 10,000 टन विस्फोटक ही क्यों न बांध लूं, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और हम दोनों एक साथ पाताल लोक में चले जाएंगे। जो क्यूई ने इन उबाऊ विषयों का जवाब नहीं दिया, सीधे फोन काट दिया, अपने कपड़े पहने और बाहर निकल गया। अध्याय 35। पुरानी लड़की पुरानी कार में बैठ गई। जो क्यूई जल्दी से फैटी हुआंग के घर के नीचे पहुंचा, और जैसे ही उसने उसे देखा, जो क्यूई को अचानक दिशाहीनता का एहसास हुआ। उसने कार का दरवाजा धक्का देकर खोला, बाहर निकला, सिगरेट का एक गहरा कश लिया और बोला, प्यार का जादू वाकई अद्भुत है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम में इतना मानवीय पहलू भी है। बड़ों की तरह संवारे हुए बाल और शानदार सूट में तुम उस मोटे हुआंग जैसे नहीं दिखते जिसे मैं पहले जानता था। दिलचस्प। दफा हो जाओ। हुआंग जू ने सिगरेट का एक कश लिया और कुछ घबराहट के साथ बोला, जो क्यूई, क्या तुम्हें लगता है कि इस बार मुझे कोई मौका मिलेगा? जिस लड़की से मैं आज डेट कर रहा हूँ, वह एक अच्छे परिवार से लगती है, और जहां तक मुझे पता है, कई अमीर और आकर्षक पुरुष भी उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे उससे मिलने का समय नजदीक आ रहा है, मुझे पीछे हटने का मन कर रहा है। जब ऐसा है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो क्यूई ने सिगरेट का एक कश लिया और हुआंगजू को गंभीरता से देखा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर आपको इतनी खूबसूरत और अमीर महिला का पीछा करने की हिम्मत किसने दी? क्या आपको लगता है कि आपका रूप रंग उससे मेल खाता है, या आपका बैंक खाता उसे संतुष्ट कर सकता है? दफा हो जाओ, मुझसे ऐसी बेकार की बातें मत करो। हुआंग जू ने सिगरेट का एक लंबा कश लिया, कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठते हुए जोश से बोला, ड्राइवर, जल्दी चलाओ। मंजिल है मेरी देवी का घर। कितना सीधा सादा आदमी है। जो क्यूई ने अपना सिर हिलाया, धीरे से कार स्टार्ट की और रात के अंधेरे में गाड़ी चला दी। पूरी यात्रा के दौरान हुआंग जू बहुत घबराई हुई थी। कार में बंद जगह होने के कारण जो क्यूई को हुआंग जू से हल्की हल्की एक तीखी गंध आ रही थी। अरे यार, मोटे हुआंग, ये कैसी गंध है तुमसे? क्या ये कोई सस्ता परफ्यूम है? जो क्यूई ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। हम इसे सस्ता परफ्यूम तो नहीं कह सकते। हुआंग जू ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा, मैंने इसे एक बड़ी ऑनलाइन सेल में देखा था, इसकी मूल कीमत 2000 युआन थी, अब सिर्फ 128 युआन में मिल रहा है, इसलिए मैं इसे ऑर्डर करने से खुद को रोक नहीं पाई। आखिर यह एक बड़ा ब्रांड है, नकली तो नहीं होने चाहिए, है ना? मैंने नीचे कई कमेंट्स देखे, सभी अच्छे रिव्यू थे। लगता है कि ऐसे लोगों का दिमाग कमजोर होता है। जो क्यूई ने चुपचाप सिर हिलाया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि लोग मनगढ़ंत रिव्यू लिख सकते हैं? और जरा सोचो, 2000 युआन से ज्यादा कीमत वाला परफ्यूम, जिस पर 90% की छूट मिल रही है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? उफ, तुम पर ये घटिया खुशबू शायद लोगों को पसंद ना आए। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? हुआंग जू ने घबराए हुए भाव से तुरंत जो क्यूई की ओर देखा, उसका चेहरा बेबसी से भरा हुआ था। छोड़ो इसे, हम हालात के हिसाब से फैसला करेंगे। चून की बात यहाँ तक आ गई है, तो हमारे पास बस धैर्य रखने और आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। जो क्यूई ने अपना सिर हिलाया, और देखते ही देखते वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए। प्रवेश द्वार को देखकर ही वह समझ गया कि यह रिहायशी इलाका काफी साधारण था, उतना समृद्ध नहीं जितना हुआंग जू ने बताया था। इसके अलावा जो क्यूई ने यह भी देखा कि यहाँ अक्सर लग्जरी कारें आती जाती रहती थीं। स्पष्टतः जो लोग लग्जरी कारें खरीद सकते हैं, वे शायद यहाँ नहीं रहते होंगे। यह बहुत साधारण दिखती है, शायद किसी साधारण परिवार की लड़की होगी। जो क्यूई ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा। हुआंगजू, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अपनी सही सोच से समस्याओं के बारे में हमेशा मत सोचो। मुझे लगता है कि इस लड़की का परिवार बहुत अमीर नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत सारी लग्जरी कारें आ रही हैं, तो शायद यहाँ बहुत सारे अमीर लोगों की रखेलें हों। क्या तुम पक्का कह रहे हो? मेरी देवी एक सभ्य महिला हैं, बिल्कुल भी उस तरह की लड़की नहीं है। फैटी हुआंग ने घबराते हुए कहा, हम वहाँ एक कार किसी का इंतजार कर रही है। बाप रे, ये तो फरारी 430 है। भले ही ये पुराना मॉडल है, फिर भी एक लग्जरी कार है। जो क्यूई, तुम्हें इनसे सीख लेनी चाहिए और वू झेंगगुओ से जल्द फरारी या ऐसी ही कोई कार हथियाने की कोशिश करनी चाहिए।
भाड़ में जाओ, मैं कोई धोखेबाज नहीं हूं। क्या वह लड़की वही है जिसकी तस्वीर तुमने अभी मुझे दिखाई थी? तभी एक लड़की सामुदायिक द्वार से बाहर निकली। उसका चेहरा कोमल था, और हालांकि वह बहुत लंबी नहीं थी, लेकिन उसके लंबे पैर बेहद आकर्षक थे। यहां तक कि जोची ने भी उसे एक पल के लिए फिरा लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि फैटी हुआंग उस पर इतना मोहित था, उसमें वाकई कुछ आकर्षण था। उसके हाथ में एक नया शनेल हैंडबैग था, मानो वह कुछ ढूंढ रही हो। इधर आओ, इधर आओ। लियू याओ याओ, मैं यहाँ हूँ। हुआंग जू ने गौर से देखा और वाकई यह उसकी देवी थी। उसने तुरंत कार की खिड़की नीचे की और उत्साह से चिल्लाया। लियू याओ याओ ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा और उनकी तरफ बढ़ने ही वाली थी कि अचानक फरारी 430 का मालिक भी अपनी कार से बाहर निकला। हुआंग जू को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और मुस्कुराते हुए लियू याओ याओ से कहा, याओ याओ, मैं यही तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कुछ दिनों बाद मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। सच में, तुमने मुझे कितना याद किया। लियू याओ याओ मुस्कुराए, उसकी नज़र उसके हाथ में पकड़े बैग पर पड़ी। वू जून, ये क्या है? ये तो बहुत खास लग रहा है। ओह, अगर आपने बताया ना होता तो मैं लगभग भूल ही गया था। वू जून ने मुस्कुराते हुए स्कार्फ देते हुए कहा। इस बार मैं व्यापार के सिलसिले में इंग्लैंड गया था, इसलिए मैंने बर्बरी का स्कार्फ खरीदा। मुझे लगता है आपको पसंद आएगा। वैसे तो यह बहुत महंगा नहीं है, लेकिन मेरे प्यार की एक छोटी सी निशानी है। पता नहीं आपको पसंद आएगा या नहीं, लेकिन अगर पसंद नहीं आया तो हम बाद में कुछ और ढूंढ लेंगे। कोई बात नहीं, मुझे यह बहुत पसंद आया। उपहार के लिए धन्यवाद। लियू याओ याओ ने वू जून से मुस्कुराते हुए कहा। बहुत बढ़िया, चलो अब खाना खाते हैं। वू जून ने लियू याओ याओ का हाथ पकड़ते हुए कहा। तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? तुम्हारी देवी को कोई और छीनने ही वाला है, और तुम तमाशा देखने का मन बना रहे हो। जोची ने झट से अपनी सिगरेट बुझाई, हुआंग जू के बट पर लात मारी, जल्दी जाओ वहां। धिक्कार है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह औरत इतनी चालाक होगी। इसने दो लोगों के साथ साजिश रची है, ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। अरे याओ याओ, हुआंग जू असहजता से मुस्कुराते हुए पास आए। क्या हमने आज के लिए कोई योजना नहीं बनाई थी? मैंने तो उस रेस्टोरेंट में टेबल भी बुक करवा ली थी। ओह, आप हैं। लियू याओ याओ ने अनजाने में वू जून का हाथ छोड़ दिया और मुस्कुराते हुए कहा, माफ कीजिए, मैंने आपसे सहमति जताई थी, लेकिन फिर वू जून ने मुझे फोन किया और मैं भूल गई। अगली बार कैसा रहेगा? जब मेरे पास समय होगा, तब हम साथ में खाना खाने चल सकते हैं। अगली बार, है ना? हालांकि हुआंग जू आमतौर पर बहुत बातूनी था, लेकिन अपनी देवी को देखते ही वह हकलाने लगा। तो फिर अगली बार, पहले से याद न दिलाने की गलती मेरी है। सारी गलती मेरी ही है। यह मोटा मरा हुआ आदमी, इसे देखकर मैं सचमुच अवाक रह गया। फैटी हुआंग का बर्ताव देखकर जो क्यूई को तुरंत गुस्सा आ गया। वह झट से चलकर लियू याओ याओ के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, नमस्कार महोदया, मेरे मालिक ने पहले ही एक रेस्टोरेंट बुक कर लिया है, और मना करना वाकई असुविधाजनक होगा। और आज, खास तौर पर आपके लिए, उन्होंने विशेष व्यंजन तैयार किए हैं। अगर आपको कोई आपत्ति न हो, तो क्या आप हमारे साथ रात का खाना खा सकते हैं? तुम कौन हो? लियू याओ याओ ने भौहें चढ़ाते हुए हैरानी से जो क्यूई की ओर देखा। ओह, मुझे माफ करना, मैंने अभी अपना परिचय ठीक से नहीं दिया। जो क्यूई ने बहुत विनम्रता से झुककर अभिवादन किया। मैं श्री हुआंग का निजी ड्राइवर और जीवन सचिव हूँ। मैं उनके कई काम संभालता हूँ। वैसे भी यह सिर्फ रात का खाना है, तो मैंने सोचा कि ज्यादा लोग होने से माहौल और भी खुशनुमा हो जाएगा। आपका क्या विचार है? तो आप ड्राइवर हैं? वो जून पास आया, दूर खड़ी कार पर तिरस्कार भरी नजर डाली और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे लगा था कोई लग्जरी कार होगी, पर यह तो ऑडी A6L का पुराना मॉडल है। क्या इसे ड्राइवर की जरूरत भी है? क्या आप सच में ड्राइवर हैं? कहीं आप कोई अस्थायी कलाकार तो नहीं हैं? आजकल तो कई एक्स्ट्रा कलाकार काफी सस्ते मिलते हैं, $50 प्रतिदिन या $100। महोदय, कृपया अपने शब्दों पर ध्यान दें। जो क्यूई ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि हमारे पास ऑडी A6L का पुराना मॉडल है, लेकिन यह एक ऐसी कार है जिसे हमारा परिवार अब तक लगातार चलाता आ रहा है, आपकी कार के विपरीत, महोदय। क्या अलग है? वू जून ने तिरस्कार पूर्वक कहा, हाँ, बिल्कुल अलग है। क्या आपको लगता है कि लियू याओ याओ आपकी इस टूटी फूटी कार में बैठेगी? इतनी खूबसूरत युवती, क्या आप उसे किसी व्यावसायिक कार जैसी दिखने वाली गाड़ी में बैठने देंगे? मेरा सुझाव है कि आप जल्दी से यहाँ से निकलकर किसी ठंडी जगह पर चले जाएं। सर, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आपकी फरारी 430 शायद सेकंड हैंड है ना? जो क्यूई ने मुस्कुराते हुए आंखें सिकोड़ी। नई कार और सेकंड हैंड कार न केवल कीमत में बल्कि कई अन्य पहलुओं में भी अलग होती हैं। क्या आपको मुझे यह बताने की जरूरत है कि इस कार में वास्तव में क्या खराबी है? वू जून। लियू याओ याओ को शायद उम्मीद नहीं थी कि वू जून की कार सेकंड हैंड होगी, लेकिन थोड़ी हैरानी होने के बावजूद वह वू जून को पूरी तरह से खारिज करने को तैयार नहीं थी। क्योंकि भले ही यह पुरानी कार थी, फिर भी काफी महंगी थी।
साथ ही वू जून के बारे में जितना वह जानती थी, उसके पास अभी भी कुछ दौलत थी और उसके लिए अभी भी मौके तलाशने के लिए काफी गुंजाइश थी। धिक्कार है। वू जून को तुरंत लगा जैसे उसकी बेइज्जती हो रही हो। उसने गर्दन मड़कर कहा, तो फिर तुम खुलकर बोलो। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये सुनी सुनाई बात है या नहीं? कमीने, यहाँ मेरी बदनामी करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है मैं किसी को भेजकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा? बकवास कर रहे हो, मेरा मन कर रहा है तुम्हें जान से मार दूं। इतना परेशान मत होइए, जो क्यूई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो मुझे आपसे यह पूछने दीजिए, क्या इस कार का पहले कभी एक्सीडेंट हुआ है? मामूली खरोंच भी काफी नहीं है। अगर सच में एक्सीडेंट हुआ है, तो मिस याओ याओ आपकी कार में कैसे बैठ सकती हैं? यह कहना मुश्किल है कि आप ज्यादा परेशान होकर कोई और दुर्घटना न कर दें। बकवास, मेरी कार का कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। एक खरोंच तक नहीं आई। वू जून ने उत्साह से कहा। ओह, तो यह तो बहुत अजीब बात है। जो क्यूई तुरंत मुस्कुराया, क्योंकि वू जून उसकी बातों में फंस गया था। हालांकि दूरी थोड़ी है, फिर भी मुझे सब साफ दिख रहा है। बात यह है कि गाड़ी के आगे और बगल के हिस्से का रंग थोड़ा अलग लग रहा है। शायद बाद में मरम्मत करवाई गई होगी, है ना? लेकिन यह मूल रंग से थोड़ा अलग क्यों है? मैं वजून दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जो क्यूई इतना जानकार होगा और इतनी जल्दी समस्या का सटीक पता लगा लेगा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और तुरंत कहा, मेरा तो कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन मैंने पहले एक दोस्त को ये कार दी थी और उसका एक्सीडेंट हो गया। इस समस्या पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। क्या मैं सेकंड हैंड कार चलाने वाला इंसान हूँ? आप अपनी छोटी टूटी फूटी ऑडी A6L के साथ यहाँ एक फरारी मालिक को उपदेश देने की हिम्मत कैसे करते हैं? चाहे मैं झूठ बोल रहा हूं या नहीं, आपको बेहतर पता होना चाहिए, महोदय। जो क्यूई ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं बोनट खोलकर अंदर का हिस्सा वगैरह देख लूं? आपकी समस्या का सही सही पता लगाने में मदद करूं। आप नई कार खरीद कर 4S डीलरशिप से पुरानी कार पाना नहीं चाहेंगे, यह अच्छा नहीं होगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं। जो क्यूई को पास आते देख वुजून ने जल्दी से हाथ हिलाते हुए उत्साह से कहा, नहीं, मुझे आपसे इसे प्रमाणित करवाने की जरूरत नहीं है। हुआंगजू, तुम्हारा ड्राइवर कुछ ज्यादा ही आक्रामक है। लियू याओयाओ नहीं चाहती थी कि वुजून की छवि खराब हो, आखिर वो हुआंगजू के मुकाबले काफी अमीर था। वुजून, चलो खाना खाते हैं, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। चलिए, मैडम, हम साथ चलते हैं। हमने बन स्टारलाइट रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन कराया है, जो कि एक बहुत ही नेक भाव है। हालांकि जो क्यूई के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मन ही मन वह उनसे घोर घृणा करता था। अध्याय 36, बन स्टारलाइट रेस्टोरेंट। द बन स्टारलाइट रेस्टोरेंट। यह नाम सुनते ही वू जून और लियू याओयाओ के चेहरों के भावों में सूक्ष्म बदलाव आया। उन दोनों के विपरीत हुआंग जू पूरी तरह से हैरान था। उसने जो क्यूई से फुसफुसाते हुए कहा, धिक्कार है, क्या तुमने मेरे लिए कुछ गड़बड़ कर दी? मुझे याद है मैंने उस रेस्टोरेंट में बुकिंग नहीं कराई थी। ये सब क्या है? अगर लियू याओयाओ नाराज हुई, तो मैं तुमसे बदला नहीं लूंगा। दफा हो जाओ, अब से बकवास मत करना, बस मेरी योजना का पालन करो, जोऊची ने फुसफुसाते हुए कहा। जब तक तुम मेरी बात मानोगे, मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारी देवी तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी, तुम्हारे इशारों पर चलेगी। यहां तक कि उच्च कोटि की देवियां भी कोई समस्या नहीं है। उस व्यक्ति की तो बात ही छोड़ो जो बर्बरी स्कार्फ के लिए अपनी आत्मा भी बेच दे। क्या आपको वाकई इतना भरोसा है? हुआंग जू ने अविश्वास से पूछा। मैं कैसे मान लूं कि आप यह कर सकते हैं? क्या तुम भूल गए कि मैंने वू झेंगगुओ को कैसे इतना मोहित किया था? जो क्यूई ने अपनी नाक रगड़ी, उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। यह सुनकर हुआंग जू को आखिरकार होश आया। उसे जोऊची की सारी हरकतें याद आ गईं और वह निश्चिंत हो गया। अगर वू झेंगगुओ जैसे काबिल आदमी को भी संभाला जा सकता है, तो लियू याओयाओ जैसी औरत को धोखा देना तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि चूंकि उसने जोऊची और वू झेंगगुओ के बीच की सारी घटनाएं अपनी आंखों से नहीं देखी थी, इसलिए हुआंग जू को अभी भी थोड़ी चिंता थी। बन पर स्थित स्टारलाइट रेस्टोरेंट। वो जून ने सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हुए जो क्यूई का मजाक उड़ाया। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है ना? यह सुबेई शहर के कुछ गिने चुने मिशेलिन स्टार वाले रेस्टोरेंट में से एक है। क्या तुम जब चाहो वहां जा सकते हो? आमतौर पर तो 6 महीने पहले बुकिंग करानी पड़ती है और इसके लिए एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना जरूरी है। तुम कह रहे हो कि तुमने अभी अभी बुकिंग की है? क्या यह सच है या झूठ? हुआंगजू, मुझे पता है कि तुम मेरे प्रति बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं यह भी उम्मीद करती हूँ कि तुम अपनी बड़ाई मत करो। लियू याओयाओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। मैंने भी स्टारलाइट रेस्टोरेंट के बारे में सुना है और वहाँ रिजर्वेशन करवाना आसान नहीं है। हम एक दूसरे को सिर्फ 2-3 महीने से जानते हैं, इसलिए अगर तुम तब बुकिंग शुरू भी कर देते, तो भी मुझे डर है कि अब हम जा नहीं पाते। चलो इसे छोड़ ही देते हैं। सज्जनों, जहां तक हमारी शेखी बघाड़ने की बात है, वहां जाकर ही पता चलेगा। जो क्यूई ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों ना हम साथ चलें?
अभी समय बिल्कुल सही है। बंद से देखने पर सुपू नदी नीचे भव्यता से बहती है और किनारे जगमगाते हैं, जो बहुत ही मनमोहक है। स्टारलाइट रेस्टोरेंट के स्वादिष्ट भोजन के साथ मुझे लगता है कि वहां न जाना वाकई नुकसानदायक होगा। ठीक है, जब तुम्हें इतना भरोसा है तो चलो देखते हैं, वू जून ने लियू याओयाओ की ओर मुड़ते हुए व्यंग्य किया। याओयाओ, गाड़ी में बैठो। मैं भी स्टारलाइट रेस्टोरेंट की प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं, लेकिन कभी गया नहीं। इस बार हम उसकी किस्मत का फायदा उठाएंगे और सूबेई शहर के उच्च समाज के केंद्रीय रसोई घर का अनुभव करेंगे। ठीक है। हालांकि लियू याओयाओ की नज़र में हुआंग जू और वू जून दोनों के बारे में अभी अच्छी राय नहीं थी। वू जून तो फिर भी अमीर आदमी था, जबकि हुआंग जू उसकी नज़र में हद से ज्यादा कोशिश करने वाला लग रहा था। फिर भी उसे लगा कि इस घटना के बाद हुआंग जू पूरी तरह से हार मान लेगा और उसे परेशान करना बंद कर देगा। मिशेलिन रेस्टोरेंट को सेंट्रल किचन कहना, मुझे लगता है कि यह बहुत ही अनुचित और असभ्य बात है, जो क्यूई ने नाक रगड़ते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। छोड़ो, मैं तुमसे अब और बहस नहीं करना चाहता। चलो चलते हैं, नहीं तो मेरे छोटे मालिक हुआंग अधीर हो जाएंगे। चूंकि तुम उस सेकंड हैंड फरारी में सवारी करना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें मना करने की कोशिश नहीं करूंगा। लियू याओयाओ को जो क्यूई के शब्दों की इतनी तीखी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस टूटी फूटी गाड़ी में बैठना चाहूंगी? और हुआंग जू के उस सस्ते इत्र की गंध से तो मुझे उल्टी आने लगती है। और वो बन पर स्थित स्टारलाइट रेस्टोरेंट की बात करता है। शेख ही बघारने की भी एक सीमा होती है। इस समय वू जून बेहद खुश था। उसे बस यही चिंता थी कि कार की वजह से याओयाओ उस पर ध्यान देना बंद कर देगी। लेकिन जोऊची की बातों के कारण याओयाओ ने हुआंग जू को पूरी तरह से मौत की सजा दे दी थी। इतना ही नहीं, उसने उसकी कार के मुद्दे को भी नजरअंदाज कर दिया। कितना बेवकूफ है, वू जून ने गुस्से में कहा और फिर लियू याओयाओ के साथ तेजी से चला गया। जो क्यूई, क्या तुम सच में आश्वस्त हो? इस समय हुआंग जू बेहद उदास थी। मैंने अभी अभी अपने फोन पर यूं ही खोजबीन की और पाया कि वह रेस्टोरेंट मेरी कल्पना से भी कहीं अधिक शानदार है। जो क्यूई, मेरा सुखमय जीवन पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि याओयाओ थोड़ी बदल गई है। आज मैं तुम्हें तुम्हारी पूर्व प्रेमिका की असलियत दिखाऊंगा, जोऊची ने सिगरेट जलाते हुए और व्यंग्य करते हुए कहा। तुम्हें और भी ज्यादा मूर्ख बनने से रोकने के लिए आज का दिन तुम्हारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण सबक होगा। बाद में जो भी करना हो, कर लेना, मैं तुम्हें एक ऐसा अनुभव दूंगा जो जीवन में कभी नहीं होगा। कार तेजी से आगे बढ़ गई और हुआंग जू सड़क के दोनों ओर के दृश्यों को तेजी से गुजरते हुए देखता रहा, जिससे वह गहरी भावनाओं से भर गया। लियू याओयाओ हमेशा से ही हुआंग जू की पसंदीदा लड़की थी और वह हमेशा से उसे एक बेहद पवित्र इंसान मानता था। अपना फोन निकालकर लियू याओयाओ के मोमेंट्स पोस्ट देखने पर हुआंग जू को धीरे धीरे समझ आने लगा कि जो शब्द पहले अर्थहीन लग रहे थे, अब उनमें कई तरह के संकेत छिपे हुए हैं। धिक्कार है, पाखंडी औरत। हुआंग जू ने सिगरेट का एक लंबा कश लिया और गुस्से से बड़बड़ाया। भाई, बालिग होने पर आपको बहुत बहुत बधाई। जल्द ही वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए। जोऊकी ने कार का दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए हुआंग जू से कहा, चलो चलते हैं। सुबेई की नाइट लाइफ अभी शुरू हुई है। इतने खूबसूरत पल में किसी खूबसूरत साथी का न होना मजा को और बढ़ा सकता है। वे आ गए। लियू याओयाओ और वू जून पहले ही पहुंच चुके थे, लेकिन चूंकि उन्होंने आरक्षण नहीं कराया था और जो क्यूई ने भी पहले से सूचना नहीं दी थी, इसलिए वे रेस्तरां के आंतरिक पार्किंग स्थल में अपनी कार पार्क नहीं कर सके। उन्हें सड़क के किनारे अस्थायी रूप से पार्क करना पड़ा, इसलिए जब उन्होंने जो क्यूई को भी बाहर पार्क करते देखा, तो उन्होंने तुरंत तिरस्कार से अपने होंठ सिकोड़ लिए। पता नहीं तुमने गाड़ी कहाँ खड़ी करने की सोची थी, वू जून ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा। छी, तुम्हारी गाड़ी देखने में अच्छी नहीं लग रही है ना? तुम्हें यहाँ आने में इतनी देर लग गई, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। तो क्या तुम अपना नाटक जारी रखोगे? मेरे युवा स्वामी से बात करते समय कृपया अपने शब्दों का ध्यान रखें, जो क्यूई ने उन्हें एक हल्की सी नजर डालते हुए कहा। कृपया हमारी कार पार्क कर दीजिए, जो क्यूई ने रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर खड़े वेटर से चाबियां सौंपते हुए कहा। मैं श्रीमान जो हूँ, जिन्होंने आरक्षण कराया था। मुझे पहले जो आरक्षण संख्या दी गई थी, वह 079x3 थी। यहाँ पहुँचने से 10 मिनट पहले मैंने रिसेप्शन से इसकी पुष्टि की थी और उन्होंने गाड़ी का नंबर दर्ज कर लिया है। एक पल रुकिए, श्रीमान जो, हम पुष्टि कर लेते हैं, वेटर ने सम्मानपूर्वक कहा, चाबियां लेते हुए और अंदर फोन करते हुए। ये तो बड़ा नाटक है ना? वू जून ने जोऊची और बाकी लोगों को देखते हुए ताना मारा। मैं अभी तुम्हारी असलियत उजागर कर दूंगा। मेरे पिताजी को भी यहाँ बुकिंग कराने के लिए कम से कम 6 महीने इंतजार करना पड़ता है। क्या यह जगह वाकई अफवाहों जैसी है? लियू याओयाओ को अचानक शक हुआ, क्योंकि उसने देखा कि वेटर का जोऊची के प्रति रवैया उससे बिल्कुल अलग था, और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा कैसे लग रहा है कि उन्होंने वाकई में रिजर्वेशन कराया है?
वू जून, क्या तुमने पहले कोई गलती की थी? वू जून ने स्थिति को समझा और उसे भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने अभी अपने पिताजी को फोन किया था, उन्होंने रेस्तरां मालिक के बारे में सुना तो है, लेकिन उनके पास उनका संपर्क विवरण नहीं है। खैर, मामला थोड़ा पेचीदा है, लेकिन चिंता मत करो, याओ याओ, अगर तुम्हें पसंद आया तो मैं तुम्हारे लिए जरूर इंतजाम कर दूंगा। जब वू जून अभी भी लियू याओ याओ की चापलूसी कर रहा था, तब तक वेटर ने जो क्यूई की पहचान की पुष्टि कर दी थी। चलो ना, क्या तुम दोनों बस खड़े होकर देखना चाहते हो? जो क्यूई ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाते हुए कहा। अंदर आ जाओ। अरे बाप रे! जो ची ने सचमुच सब कुछ व्यवस्थित कर दिया था, यह देखकर वू जून की आंखें फटी रह गईं। वह सोच भी नहीं सकता था कि हुआंग जू, वह मोटा आदमी जो निकम्मा सा दिखता था, असल में इतना प्रभावशाली हो सकता है। क्या वह ऐसे संपर्क बना सकता है जो उसके अपने परिवार वाले भी नहीं बना सकते? हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। लियू याओयाओ ने हुआंग जू के बारे में फिर से विचार करना शुरू कर दिया था। उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत साधारण था और अपने सहपाठियों की धन दौलत देखकर वह सुबेई के किसी स्थानीय लड़के से शादी करने का सपना देखती थी, और अगर वह अमीर होता तो यह और भी बेहतर होता। हालांकि हुआंग जू मोटा दिखता था, लेकिन वह अमीर था और साधारण अमीर नहीं। जिसे वह अब तक सस्ता परफ्यूम समझ रही थी, अब वह महंगे विदेशी परफ्यूम की तरह महक रहा था। जो कि समूह को रेस्तरां में ले गया। हुआंग जू की प्रतिष्ठा को दर्शाने के लिए वह जानबूझकर उसके 2 कदम पीछे चला। कुछ देर बाद याओ याओ भी हुआंग जू के पास आ गई और दोनों साथ साथ आगे चलने लगे। उनके पीछे जो की था और जो की के ठीक पीछे उदास चेहरे वाला वू जून था। हुआंग जू, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने तुम्हें इस रेस्टोरेंट का जिक्र पहले कभी करते नहीं सुना? इस समय लियू याओयाओ की मुस्कान असाधारण रूप से चमकदार थी। हुआंग जू लगभग सच बोल ही रही थी, लेकिन जल्दी से हंस पड़ी और बात संभालते हुए बोली, मैं असल में आपको पहले बताना चाहती थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि इसमें बताने लायक कोई खास बात नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया। लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो मैं अगली बार आपको फिर से ले आऊंगी। मैं यहाँ कभी नहीं आई, इसलिए हमेशा से आना चाहती थी, लियू याओयाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन यहाँ के व्यंजन बहुत महंगे लगते हैं। क्या वाकई ये ठीक है? इसे मुझ पर छोड़ दो, हुआंग जू ने सीना थपथपाते हुए कहा, वह बेहद गर्व से भरा हुआ लग रहा था। इस समय वू जून और वेटरों के सामने वह किसी नवधनी की तरह दिख रहा था जो किसी महिला कॉलेज छात्रा पर उपहारों की बौछार कर रहा हो। इधर आइए, महोदय। वेटर ने विनम्रतापूर्वक उन्हें रास्ता दिखाया और अंततः वे खिड़की के पास एक निजी कमरे में पहुंच गए। निजी कमरे की सजावट बेहद खूबसूरत थी, जो स्पष्ट रूप से किसी प्रसिद्ध डिजाइनर की रचना थी। लियू याओयाओ ने खिड़की से नीचे की ओर उत्साह से देखा, जहां सुंदर सुपू नदी बह रही थी। नदी के दोनों किनारों पर स्थित विभिन्न ऐतिहासिक इमारतों को देखकर उनके चेहरे पर असीम संतुष्टि झलक रही थी। फिर उन्होंने अपना फोन निकाला और सेल्फी लेने लगीं। ये रहे मेनू। सज्जनों, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस यहाँ बटन दबाएं, मैं निजी कमरे के दरवाजे पर आपका इंतजार कर रही होंगी। धन्यवाद। जो क्यूई ने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाया। वह और वू जून एक साथ बैठे, जबकि लियू याओयाओ और हुआंग जू एक साथ बैठे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए मेनू आगे बढ़ाया और कहा, कृपया ऑर्डर देना शुरू करें। स्टार्टर से लेकर मुख्य व्यंजन तक, यहाँ कई व्यंजन खास हैं, यानी वे केवल सूबेई शहर में ही मिलते हैं। धन्यवाद, हुआंग शुक्सु। तो मैं ऑर्डर कर दूंगी। लियू याओयाओ का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया, जिससे वह और भी खूबसूरत लग रही थी। लियू याओयाओ के सीने के हल्के स्पर्श को महसूस करते हुए हुआंग जू और भी मोहित हो गया। उसकी नाक से लगभग खून बहने लगा था और उसे लगा कि यह पल उसके जीवन का चरम क्षण है। कोई बात नहीं, जो मन करे वो ऑर्डर कर दीजिए। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मेरे ड्राइवर से पूछ सकते हैं, वो आपको समझा देगा। अध्याय 37, पतन। धिक्कार है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस मोटे आदमी में वास्तव में इस तरह की क्षमता होगी। इस समय वू जून का चेहरा पीला पड़ गया था। इस रेस्तरां में प्रवेश करने से लेकर अब तक उसने एक शब्द भी नहीं कहा था, क्योंकि आज उसकी लंबे समय से चली आ रही श्रेष्ठता की भावना पूरी तरह चकनाचूर हो गई थी। हालांकि वह एक सेकंड हैंड फरारी 430 चलाता था, फिर भी वह खुद को एक अमीर आदमी समझता था। लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह हुआंग जू के सामने टिक नहीं सकता। यह भी संभव है कि वह सिर्फ दिखावा कर रहा हो। क्यों न मैं उसकी परीक्षा लेकर देखूं कि वह सचमुच अमीर है या नहीं। यह सोचते हुए वू जून ने व्यंग्य किया, युवा स्वामी हुआंग, चूंकि आप दावत दे रहे हैं, इसलिए मैं शिष्टाचार नहीं अपनाऊंगा। मुझे पश्चिमी व्यंजनों की भी अच्छी जानकारी है। क्या ऐसा कुछ है जो मैं ऑर्डर नहीं कर सकता? जो चाहो मंगवाओ, हुआंग जू ने हाथ हिलाते हुए बड़े जोश से कहा। वह कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो रहा था। हालांकि मेरे छोटे मालिक ने कहा है कि आप जो चाहें ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन एक बात है जो मुझे आपको याद दिलानी होगी, जो क्यूई ने हल्के से अपनी नाक सहलाते हुए कहा। हमारे पास पैसा तो है, लेकिन वो पेड़ों पर नहीं उगता, हुआंग परिवार ने इसे धीरे धीरे कमाया है।
इसलिए आप शराब मंगवा सकते हैं, लेकिन आपको उसे खत्म करना होगा, नहीं तो आपको बिल चुकाना पड़ेगा। हे, चिंता मत करो, मेरी शराब पीने की क्षमता देखकर तुम्हारी आंखें जरूर खुल जाएंगी। वू जून ने व्यंग्य करते हुए ऑर्डर देना शुरू किया। उसने एक वेटर को बुलाया और कहा, वेटर, मुझे लगता है कि इस शेफ द्वारा सुझाया गया व्यंजन अच्छा होगा, इसलिए मैं 2 भाग लूंगा। और मेरे लिए इस खास हेनेसी की 1 बोतल लाओ, ओह 3 बोतलें लाओ। और ये व्यंजन, हम, अभी के लिए बस इतना ही, बाकी का ऑर्डर बाकी लोग कर सकते हैं। सर, अंतर्राष्ट्रीय बटलर सेवा में प्रशिक्षित वेटर ने गुस्से के बावजूद अपना संयम बनाए रखा। उसने वू जून को गौर से देखा। मुझे लगता है आप कुछ ज्यादा ही अड़ियल हो रहे हैं। अगर आप श्री हुआन के दोस्त न होते, तो हम आपको अभी के अभी यहाँ से निकाल देते, और आपका यहाँ दोबारा स्वागत नहीं होता। तुम्हारा मतलब क्या है? वू जून हैरान रह गया। धिक्कार है, क्या यह मिशेलिन स्टार वाला रेस्टोरेंट नहीं है? क्या मैं खाना भी ऑर्डर नहीं कर सकता? श्री वू, कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दें। जो क्यूई ने वू जून के कंधे पर थपथपाते हुए ठंडे लहजे में कहा, कृपया स्टारलाइट रेस्टोरेंट का सम्मान करें, और इस वेटर का भी सम्मान करें। क्या आपको लगता है कि आपके घर के नीचे कोई नूडल्स की दुकान है? अगर आपको अपशब्दों का इस्तेमाल करना है, तो कृपया दरवाजा खोलकर बाहर जाकर बोलें। धन्यवाद, श्रीमान जोऊ। वेटर ने जोऊ क्यूई को कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाकर अभिवादन किया और फिर वू जून से कहा, श्रीमान वू, हमारे रेस्तरां के अपने नियम हैं। एक ही व्यंजन की इतनी सारी मात्रा मंगवाना नियमों का पालन करने जैसा नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि आप हमारे शेफ का अपमान कर रहे हैं। वो जून स्तब्ध रह गया, उसे अपनी अनुभवहीनता का एहसास हो गया था। उसने हुआंग जू को शर्मिंदा करने के लिए कई महंगे व्यंजन मंगवाने का इरादा किया था, लेकिन उसे ऐसे नियम की उम्मीद नहीं थी। उसे पहले से ही लियू याओयाओ की तिरस्कार भरी निगाह का एहसास हो गया था, इसलिए वह शर्माते हुए बोला, तो फिर एक ही हिस्सा काफी होगा। मैं पहले इन्हें खा लेता हूँ। बस जैसा वो कहे वैसा करो। जो क्यूई ने वेटर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, श्री हुआंग, सुश्री लियू और मैं वही खाएंगे जो मैंने आपसे पहले चर्चा की थी। आप अभी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, कृपया एक पल रुकिए। वेटर विनम्रतापूर्वक निजी कमरे से बाहर चला गया। तो आपने सब कुछ पहले से ही व्यवस्थित कर लिया था, फिर भी आपने वू जून को खुद ऑर्डर क्यों करने दिया? लियू याओयाओ ने पूछे बिना नहीं रह सकी। मैंने हमारे लिए व्यवस्था की है, इसका वू जून से क्या लेना देना है? हुआंग जू, अब पूरी तरह से अपने किरदार में ढलते हुए, मुस्कुराते हुए बोला, बस इंतजार कीजिए, आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। अगर आपको पसंद आए तो मैं आपको अक्सर यहाँ ला सकता हूँ। दरअसल, यहाँ के अलावा सुबेई में और भी कई अच्छे रेस्टोरेंट हैं जहाँ मैं आपको एक एक करके ले जा सकता हूँ। वाह, हुआंग जू, तुम तो वाकई बहुत अच्छे हो। इस समय, लियू याओयाओ ने हुआंग जू का हाथ पकड़ लिया था और दोनों एक दूसरे से बेहद करीब आ गए थे। सामने बैठे वू जून ने यह सब अपनी आंखों से देखा और उसके दिल में दर्द महसूस हुआ। असल में, वह यह नहीं कहेगा कि वह लियू याओयाओ को इतना पसंद करता था, वह बस काफी सुंदर थी, एक खास विश्वविद्यालय की कैंपस की सबसे खूबसूरत छात्रा थी, इसलिए वह सिर्फ उसके साथ सोना चाहता था। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि हुआंग जू जैसा इतना बड़ा प्रतिद्वंद्वी अचानक प्रकट होगा और उन्हें पूरी तरह से पीछे छोड़ देगा। अब उन्हें बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी। कुछ ही देर में, सभी के लिए व्यंजन क्रम से परोसे गए। स्टार्टर्स और इसी तरह के अन्य व्यंजनों के क्रम का पालन करते हुए, लियू याओयाओ बेहद संतुष्ट थी। अब वह वू जून को लगभग अनदेखा करने लगी थी और केवल हुआंग जू से ही बातचीत करती थी। जो क्यूई ने भी उचित दूरी बनाए रखी, कभी कभार ही मुस्कुराती थी और ज्यादातर खिड़की से बाहर देखती रहती थी। मुझे याद है रुओरुओ ने एक बार मुझसे कहा था कि सूपू नदी के उस पार स्थित रेस्टोरेंट में बुकिंग करवाना स्टारलाइट रेस्टोरेंट से भी ज्यादा मुश्किल है। उनके बीच के माहौल को महसूस करते हुए, जो क्यूई को स्वाभाविक रूप से शिया इरुओ की याद आ गई। उसने कहा कि वह हमेशा नदी के उस पार वाले उस गुप्त रेस्तरां में जाना चाहती थी। जब हम दोबारा मिलेंगे तो मैं तुम्हें वहां जरूर ले जाऊंगा। युवा स्वामी हुआंग, आज आपकी कृपा से ही मैं यहाँ भोजन कर पा रहा हूँ। आपके लिए टोस्ट। इस समय तक वो जून ने कुछ ज्यादा ही पी लिया था। उसने शराब की तेज गंध से लथपथ अपना गिलास उठाया और कहा, चलो गिलास टकराते हैं, कैसा रहेगा? हे, ठीक है। हुआंग जू ने अपना गिलास उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई, लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही पी लिया है। क्या तुम अभी भी पी सकते हो? अगर आपको असहज महसूस हो रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। मैं नशे में कैसे हो सकता हूँ? वू जून ने डकार ली और व्यंग्य से कहा, मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ कैसे आ गए, लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है। हालांकि मैं सुबेई में बहुत शक्तिशाली नहीं हूँ, लेकिन मैं कई अमीर लोगों से मिला हूँ और कई युवा मास्टर्स को जानता हूँ। सच कहूँ तो, मैंने आपके बारे में बिल्कुल नहीं सुना है। हमेशा कोई ना कोई बेहतर होता है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि आपने मेरे बारे में नहीं सुना होगा। जो क्यूई ने उसकी कलाई पकड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि आपने कुछ ज्यादा पी लिया है, इसलिए अब और मत पीजिए।
क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको घर ले जाने के लिए किसी नामित ड्राइवर को बुलाऊं? क्या तुम ड्राइवर नहीं हो? तो फिर मुझे क्यों नहीं ले चलते? वू जून ने जो क्यूई को धक्का देते हुए अभद्रता से कहा। कृपया मुझे थोड़ा सम्मान दीजिए। जो क्यूई ने अपनी नाक सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं यंग मास्टर हुआंग जू का विशेष ड्राइवर हूं और मैं कभी किसी और के लिए गाड़ी नहीं चलाता। वेटर ने अभी आपको चेतावनी दी है, यह कोई साधारण जगह नहीं है, बल्कि सुबेई शहर का सबसे बेहतरीन रेस्तरां है। अगर आप नशे में धुत होकर ऐसा ही व्यवहार करते रहे, तो भविष्य में आप इस स्तर के किसी भी रेस्तरां में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अभी भी मेरे साथ नखरे दिखा रहे हो, वू जून ने कहा और अपने गिलास में रखी शराब को हुआंग जू पर फेंकने ही वाला था। जो क्यूई बहुत होशियार था। वू जून के कुछ करने से पहले ही उसने उसे पेट के निचले हिस्से में जोरदार लात मार दी। एक दबी हुई सी कराह के साथ वू जून सीधे जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा, उसका चेहरा बैंगनी पड़ गया था। उसे जो क्यूई की लात इतनी जोरदार होने की उम्मीद नहीं थी, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर फटने वाला है और वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। आह, उसके साथ क्या हुआ? लियू याओयाओ ने इस तरह की घटनाओं की उम्मीद नहीं की थी और अचानक थोड़ी डर गई। चिंता मत कीजिए, मिस लियू, अभी अभी उनका थोड़ा सा आपा खो गया था, मैंने सब संभाल लिया है। जो क्यूई मुस्कुराए और सिर हिलाया, फिर आसानी से वू जून को उठा लिया, जो जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसने धीरे से निजी कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, और वेटर सीधे अंदर आ गया। यह दृश्य देखकर वह पहले तो चौंक गया, लेकिन जल्दी ही उसने प्रतिक्रिया दी। लगता है इस सज्जन ने कुछ ज्यादा ही पी लिया है। क्या आप किसी को इन्हें घर ले जाने के लिए भेज सकते हैं? जो क्यूई ने वू जून की जेब में हाथ डालकर कार की चाबियां वेटर को देते हुए कहा। फिर उसने लियू याओयाओ की ओर मुड़कर कहा, सुश्री लियू, आप उसके घर जरूर गई होंगी, है ना? क्या आप मुझे पता बता सकती हैं? मैं वहां नहीं गई हूं। लियू याओयाओ ने जो क्यूई से अचानक इतना तीखा सवाल पूछे जाने की उम्मीद नहीं की थी, और उसका सुंदर चेहरा पल भर में लाल हो गया। लेकिन मुझे लगता है मैंने उसे यह कहते सुना कि उसका घर यांगलियू तियानहे समुदाय में है। ओह, तो फिर यह आसान हो गया। जो क्यूई ने सिर हिलाया और वेटर से कहा, तो मैं आपसे उसे यांगलियू तियानहे समुदाय भेजने का अनुरोध करूंगा। वहां पहुंचने पर प्रवेश द्वार पर मौजूद सुरक्षा गार्डों को ढूंढ लें, उनके पास मालिक की जानकारी जरूर होगी, या वे इस सज्जन को घर भेज सकते हैं, जिससे परेशानी से बचा जा सकेगा। समझ गया, श्रीमान जो, हम तुरंत व्यवस्था कर देंगे। वेटर ने बिना कोई अनावश्यक शब्द कहे तुरंत प्रतिक्रिया दी और सहमति दे दी। ठीक है, तुम दोनों जारी रखो। जो क्यूई भी वेटर के पीछे पीछे बाहर गया और रेस्टोरेंट के स्मोकिंग रूम में चला गया। उसने एक सिगरेट निकाली और एक लंबा कश लिया। जो क्यूई के चले जाने के बाद निजी कमरे में केवल हुआंग जू और लियू याओयाओ ही रह गए थे। लियू याओयाओ को पहले से ही हुआंग जू के लिए एक असामान्य भावना थी, और शराब के अतिरिक्त उत्तेजना के साथ वातावरण तुरंत अलग महसूस होने लगा। दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती गई। हुआंग जू खुद को रोक नहीं पाया और सीधे लियू याओयाओ को अपनी बाहों में खींचकर उसे जोर से चूमने लगा। लियू याओयाओ ने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया और उतनी ही जोश के साथ जवाब दिया। जैसे ही हुआंग जू आगे बढ़ने ही वाला था, लियू याओयाओ हौंफते हुए बोली, उसका चेहरा बेहद कामुक लाल हो गया था। हुआंग जू, अभी ऐसा मत करो। ऐसा मत करो। अरे, मुझे माफ करना, मैं बहुत जल्दबाजी में था। हुआंग जू को लगा कि लियू याओयाओ अनिच्छुक थी और उसे अचानक थोड़ी शर्म महसूस हुई, क्योंकि उसे लगा कि वह उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। चलिए, पहले कुछ खा लेते हैं। नहीं, यह खाने के बारे में नहीं है। लियू याओयाओ ने अपने कपड़े हल्के से ठीक किए, उसका चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, मेरा मतलब है, यहाँ नहीं। आखिरकार, यह एक मिशेलिन रेस्तरां है, यहाँ इस तरह की हरकतें करना ठीक नहीं होगा। हम पहले यहाँ से क्यों न चले जाएं और कहीं और जाकर बातें करें। ठीक है, ठीक है। यह सुनकर हुआंग जू तुरंत लियू याओयाओ का मतलब समझ गया। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और निजी कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही जो क्यूई ने अपनी सिगरेट खत्म की और पास आया, उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम दोनों का काम हो गया? लियू याओयाओ, जो क्यूई की निगाहों को सहन नहीं कर सकी और तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया, उसका चेहरा लाल हो गया, और उसने उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। क्या हो गया? अगर तुम ठीक से बोल नहीं सकते, तो बकवास मत करो। हुआंग जू ने जो क्यूई को जोर से धक्का दिया, लेकिन उसकी आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी। मैंने पहले ही व्यवस्था कर ली है, हम सीधे निकल सकते हैं। जो क्यूई ने हुआंग जू को आंख मारी, मुझे पता है कि आप दोनों अभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। मुझे एक दिलचस्प जगह मिली है जहां आप एक अलग तरह का अनुभव कर सकते हैं। मेरे साथ आइए, यंग मास्टर हुआंग की गाड़ी में बैठिए, आखिर जो भी आप करें, वह असली होना चाहिए, न कि किसी और का। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लियू याओयाओ समझ गई कि जो क्यूई किसी बात की ओर इशारा कर रही है और उसने अपना सिर और नीचे झुका लिया।
जो क्यूई पीछे पीछे चल रही थी और लियू याओ याओ को देख रही थी, जो अब पूरी तरह से हुआंग जू पर झुकी हुई थी और सिगरेट जला रही थी। वह बहुत भावुक हो रही थी, क्योंकि यह महिला, जो पहले इतनी अहंकारी थी, भोजन के समय में ही पूरी तरह से एक बलि के लिए तैयार मेमने में बदल गई थी। कुछ क्षण पहले उसके मन में जो घमंड का भाव था, वह पूरी तरह से गायब हो गया था। उनका मानना था कि हुआंग जू लियू याओ याओ के साथ जो भी खेल खेलना चाहे, लियू याओ याओ निश्चित रूप से उन सभी के लिए सहमत हो जाएगी। अध्याय 38। वह महिला। हालांकि यह समुदाय सुबेई शहर में सबसे बेहतरीन नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से धनी और प्रभावशाली परिवारों का घर था, एक ऐसी जगह जिसे आम लोग शायद ही कभी देख पाते थे। अंदर के सभी घर एक ही प्रकार के थे, टाउन हाउस, और विशेष रूप से अलग अलग बने हुए घर। धन दौलत की आभा को महसूस करते हुए जो क्यूई ने अपना सिर हिलाने और मन ही मन आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। पिछले 2 दिनों से मुझे सिर्फ अमीर लोग ही दिख रहे हैं। क्या सुबेई में बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं, या बहुत कम गरीब लोग? इससे पहले कि जो क्यूई पूरी तरह संभल पाती, कार एक टाउनहाउस के सामने रुक चुकी थी। कार को गैराज में पार्क करने के बाद किन केक्सिन वहां से जो क्यूई को सीधे टाउनहाउस में ले गई। जो क्यूई ने एक नज़र में ही बता दिया कि इस जगह पर ज्यादा लोग नहीं आते थे, सुविधाएं थोड़ी पुरानी लग रही थी, उनमें किसी तरह की जीवंतता का अभाव था। मैंने 2 दिन पहले ही चाची से इसकी सफाई करवाई थी, इसलिए यह अभी भी रहने लायक है। किन केक्सिन ने पहली मंजिल पर स्थित बैठक कक्ष में सोफे पर बैठे हुए अंगड़ाई लेते और जम्हाई लेते हुए उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं अब आपको मास्टर जो कहकर नहीं बुलाऊंगा, इससे आप बहुत बुरे लगते हैं। हालांकि आप बेहद आकर्षक नहीं हैं, फिर भी आपको देखना काफी सुखद है। मैं तुम्हें जो ऊंची कहकर बुलाऊंगा, कैसा रहेगा? क्या तुम्हें इसमें कुछ अनुचित लगता है? जो क्यूई अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर इधर उधर टहल रहा था, लेकिन इस समय उसका ध्यान घर पर नहीं था। किन केक्सिन के खिंचाव ने उनकी बेदाग आकृति को पूरी तरह से प्रदर्शित किया। उसके शरीर की बनावट बेहद खूबसूरत थी, वह सचमुच एक आकर्षक महिला थी। अभी अभी मुस्तांग में किन केक्सिन के साथ घनिष्ठ संपर्क होने और उसके सूक्ष्म संकेतों को महसूस करने के बाद जो क्यूई की भावनाएं काफी उत्तेजित हो गईं। लेकिन अब जब वे घर में थे, तो किन केक्सिन में पहले जैसी हिम्मत नहीं बची थी, इसलिए जो क्यूई को खुद पर शक होने लगा। वह सोचने लगा कि क्या उसने पिछले 2 दिनों में बहुत सारी खूबसूरत महिलाओं को देख लिया था और उसे ऐसा लग रहा था कि हर कोई उसमें दिलचस्पी ले रहा है। जो क्यूई। जब जो क्यूई ने कोई जवाब नहीं दिया तो किन केक्सिन ने 2 बार पुकारा, अरे हाँ। जो क्यूई ने अपना सिर घुमाया और जल्दी से मुस्कुराकर बात को छुपा लिया। ओह, मैं अभी माहौल में कुछ ज्यादा ही डूबा हुआ था, इसके लिए माफी चाहता हूँ। हमारे काम में कभी कभी व्यावसायिक खतरे होना अपरिहार्य है। यहाँ आकर मैंने स्वाभाविक रूप से इस स्थान की चीक का अवलोकन करना शुरू कर दिया, जिसे हम वांग चीक कहते हैं। वांग क्यूई। किन केक्सिन को उस पर कोई संदेह नहीं था। आप जो भी कहें, यहाँ स्थिति कैसी है? यह काफी सुविचारित है और ओल्ड मास्टर किन के यहाँ स्वस्थ होने के लिए बहुत उपयुक्त है। जो क्यूई ने सिर हिलाया, इधर उधर टहलते हुए अवलोकन किया और चलते चलते बातें करने लगा। बस यहाँ उसकी सेवा करने के लिए बहुत ज्यादा लोग न रखें, अन्यथा बहुत सारे मुंह बहुत सारी राय को जन्म देते हैं और बहुत सारी आंखें बेचैन दिल की ओर ले जाती हैं, जिससे आसानी से चिड़चिड़ापन हो सकता है। भले ही वे कुछ भी गलत न करें, लेकिन बूढ़े मास्टर किन कभी कभी क्रोधित हो जाते हैं। अरे, ऐसा भी कुछ होता है? किन केक्सिन को बहुत जिज्ञासा हुई। तो अगर आपकी बात सच है, तो कभी कभी मेरे पिताजी इसलिए गुस्सा नहीं होते कि किसी ने वास्तव में कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए कि उनका भाग्य ऐसा है। तुलना के माध्यम से सीखने में मिस किन वास्तव में असाधारण रूप से बुद्धिमान हैं। जो क्यूई ने सिगरेट जलाए और लापरवाही से उसे नजरअंदाज कर दिया। जब किन केक्सिन बोलती थी, तो उसके बार बार होने वाले हाव भाव के कारण उसके शरीर के कुछ हिस्से काफी हिलते थे, जिससे जो क्यूई का ध्यान भटकने लगता था। इससे भी ज्यादा आकर्षक थी किन केक्सिन की लंबी टांगें, जो बेहद मनमोहक थीं, सचमुच किसी अप्सरा जैसी। जो क्यूई ने चुपके से उन पर कुछ नजरें डालीं। हाहा, लगता है मुझमें भी फैंग शुई मास्टर बनने की क्षमता है। बोलते बोलते किन केक्सिन को अचानक कुछ याद आया और उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा, जो क्यूई, चलो कमरे देख लेते हैं। तुम देख लो कि अंदर का कोई सामान पुराने मालिक को पसंद तो नहीं है। जो क्यूई ने सिर हिलाया, उसके होठों से एक सिगरेट लटक रही थी, और वह आगे आगे सीढ़ियों से ऊपर चला गया। कई कमरों को देखने के बाद वे अंततः सबसे अंदरूनी कमरे में पहुंचे। क्योंकि जो क्यूई अब हृदय की ऊर्जा के प्रति अत्यंत संवेदनशील हो गया था, इसलिए वह किन केक्सिन के तेजी से धड़कते दिल से अच्छी तरह वाकिफ था। उसके विचार धीरे धीरे अधिक सक्रिय होते गए, उसे यह आभास होने लगा कि कुछ रोमांचक घटित हो सकता है। यह कमरा अच्छा है, बहुत विशाल और रोशनीदार है, मुझे यह बहुत पसंद आया। जो क्यूई ने सिर हिलाया, प्रशंसा किए बिना वह रह नहीं सका।
ओह, यह बिस्तर भी बहुत बढ़िया है, बड़ा और मुलायम। मुझे यकीन है कि बूढ़े मास्टर किन को यह जरूर पसंद आएगा। आइए मिस किन, शर्माए मत, आइए इस पर बैठिए और देखिए कि यह वाकई नर्म है या नहीं। लगता है वो कोई खास नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे काबू में करना इतना आसान होगा। किन केक्सिन ने मन ही मन सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बड़े सलीके से चलकर बैठ गई। यह सचमुच ऐसा ही है, लेकिन जो क्यूई, क्या आपको लगता है कि यह बिस्तर किसी बूढ़े मालिक के लिए अधिक उपयुक्त है या किसी युवा व्यक्ति के लिए? मुझे लगता है कि आपको यह जगह बहुत पसंद आई है, तो क्यों ना आप यहीं आकर कुछ दिनों के लिए रुक जाएं। जैसे जैसे किन केक्सिन बोलती गई, वह जो क्यूई के और करीब आती गई, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मोहकता झलक रही थी। अरे नहीं, लगता है उसका इरादा सचमुच यही है। जो क्यूई का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया और उसका बूढ़ा चेहरा पल भर में लाल हो गया। हालांकि जो क्यूई को पता था कि किन केक्सिन के मन में ऐसे विचार हैं, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा क्यों है। उन्हें खुद की अच्छी समझ थी और वे जानते थे कि किन केक्सिन उनसे अंतरंग संबंध बनाने की इच्छा नहीं रख सकती। कुछ तो असामान्य जरूर हो रहा होगा, और इसके अलावा वह जिया येरुओ के साथ विश्वासघात करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। यह सोचते ही उसके माथे पर ठंडे पसीने आ गए और उसने मन ही मन सोचा, बाल बाल बच गए। जो क्यूई, देखो। किन केक्सिन के बोलने से पहले ही जो क्यूई ने लापरवाही से अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। उसके मुंह में सिगरेट थी और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। मिस किन, मैं खुलकर बात करना चाहता हूँ। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ मैं संबंध बनाना चाहूंगी, लेकिन मुझे अंतहीन मुसीबतों का भी डर है। मुझे थोड़ी बहुत आत्म जागरूकता है और मैं जानना चाहता हूँ, ऐसा करने के पीछे आपका इरादा क्या है। ओह, किन केक्सिन यही सोच रही थी कि वह जो क्यूई से बिना उसके साथ सोए ही अपनी बात मनवा सकती है, तभी उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जो क्यूई ऐसी बात कह देगा। उसका सुंदर चेहरा पल भर में लाल हो गया और वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। जो क्यूई, लगता है मैंने तुम्हें कमा का। किन केक्सिन ने जो क्यूई को धक्का देते हुए कहा और पास की बालकनी की ओर शान से चलने लगी। उसने लापरवाही से अपने बैग से एक सिगरेट निकाली, उसे बड़े सलीके से जलाया और उसका चेहरा आश्चर्यजनक रूप से शांत था। जो क्यूई, तुम्हारी बाहों में एक खूबसूरत हसीना है और तुम अब भी उसका विरोध कर सकते हो। क्या तुम सच में मर्द हो? मैं एक पुरुष हूं, लेकिन मैं अपने निचले शरीर से नहीं सोचता। जो क्यूई ने सिगरेट का एक गहरा कश लिया और कंधे उचका दिए। सुश्री किन, मुझे बताएं, आपको वास्तव में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपके परिवार का प्रभाव ही मुझे सतर्क करने के लिए काफी है, और वो परिवार के साथ आपके संबंधों का जिक्र तो करना ही क्या। आप मुझे सीधे सीधे क्यों नहीं बता देते? अच्छा, जो क्यूई, मैंने तुम्हें बिल्कुल गलत नहीं समझा। किन केक्सिन ने ताली बजाई और उसकी आंखें अचानक बेहद ठंडी हो गईं। जो क्यूई, मुझे पता है कि किन जेंगयांग शुरू से क्या कर रहा है। मेरे पुराने गुरु की खातिर उसे खत्म करना ही होगा। लेकिन इस समय गुरुजी अनिर्णायक हैं और मुझे आपकी मदद की जरूरत है। जो क्यूई का दिल थोड़ा कांप गया, सचमुच, उसका सबसे बड़ा डर सच हो गया था। मुझे खेद है, मैं आपके परिवार के मामलों में दखल नहीं देना चाहता। जो क्यूई ने अपनी सिगरेट का एक कश लिया और धीरे से कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो यह बात वू झेंगगुओ ने कही थी, है ना? जी हाँ, वू झेंगगुओ ने कहा था कि वह मेरी मदद करेगा, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। किन केक्सिन चलकर आए और फिर से जो क्यूई के बगल में बैठ गई और उसे ध्यान से देखने लगी। जो क्यूई जानता था कि बूढ़ा गुरुजी वृद्ध थे और बहुत सारे निर्णय नहीं ले सकते थे। वह अपने पूरे जीवन में निर्णायक रहे थे और किन केक्सिन शायद नहीं चाहते थे कि उनकी अंतिम अनिर्णयता चीजों को एक अनियंत्रित दिशा में ले जाए। जो क्यूई ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बोलने से पहले उसने कुछ पल सोचा। यह आपका विचार है या वू झेंगगुओ का? क्या कोई अंतर है? किन केक्सिन ने जो क्यूई की आंखों में ध्यान से देखा। बहुत बड़ा अंतर है। जो क्यूई ने आह भरी। वह तुरंत समझ गया, किन केक्सिन जानबूझकर उसकी परीक्षा ले रही थी। वह वू झेंगगुओ को बहुत अच्छी तरह जानता था। वू झेंगगुओ कभी भी जल्दबाजी में ऐसे मामलों में शामिल नहीं होता। इसके अलावा वू झेंगगुओ चाहे जिस तरह से भी देखे, वह ऐसा व्यक्ति नहीं लगता था जो किन केक्सिन के वश में आ जाएगा। इससे केवल एक ही स्पष्टीकरण बचता था, किन केक्सिन उससे झूठ बोल रही थी। जो क्यूई ने अपनी सिगरेट की राख झाड़ी और मुस्कुराते हुए किन केक्सिन की ओर देखा, उसकी आंखों में प्रश्न चिन्ह था। आप हत्या जैसे मामले के लिए विशेष रूप से मेरे पास क्यों आए? क्योंकि मैं एक खुली रणनीति अपनाना चाहता हूं। किन केक्सिन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए प्रत्येक शब्द को स्पष्ट रूप से कहा। उसके बोलते ही जो क्यूई को समझ आ गया कि क्या हो रहा है। वह जानता था कि किन केक्सिन को उम्मीद थी कि वह बूढ़े गुरु के सामने किन झेंगयांग के बारे में कुछ बुरी बातें कह सकेगा। ओल्ड मास्टर किन को जल्द से जल्द निर्णय लेने में मदद करने के लिए। दरअसल, किसी की गुप्त रूप से हत्या करना ही किन जियानगुओ को सबसे ज्यादा नापसंद था, लेकिन अगर उसे खुद ऐसा करना पड़े तो इसका मतलब बिल्कुल अलग होगा। मुझे इस बारे में फिर से सोचने दीजिए।
जो क्यूई गहरी सांस लेते हुए खड़ी हो गई। मुझे पता है कि किन झेंगयांग मौत से नहीं बच सकता, लेकिन उसकी मौत का तरीका अभी भी चर्चा का विषय है। जो क्यूई, तुम। किन केक्सिन ने देखा कि जो क्यूई सहमत नहीं हुआ, और वह तुरंत चिंतित हो गई और जो क्यूई की ओर झपटी। लेकिन जो क्यूई कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। किन केक्सिन जैसा मार्शल आर्ट का कोई ज्ञान न रखने वाला व्यक्ति उसे इतनी आसानी से कैसे पकड़ सकता था। इसलिए वह तुरंत चूक गई, लगभग जमीन पर गिरते गिरते बची, और तुरंत आश्चर्य से चिल्ला उठी। जो क्यूई का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसे लगा कि यह दृश्य बहुत जाना पहचाना है, मानो वो शिन्यांग के कमरे में भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। लेकिन वह किन केक्सिन को गिरते हुए चुपचाप नहीं देख सकता था, इसलिए उसने दांत पीसकर इस अवसर का लाभ उठाया और उसे गले लगा लिया। उसने उससे ज्यादा शारीरिक संपर्क नहीं किया और जल्दी से उसे बिस्तर पर लिटा दिया। उसी समय उसने मन ही मन आह भरी, यह सोचते हुए कि इतनी आकर्षक आकृति का लाभ न उठाना कितना शर्मनाक है। हालांकि किन केक्सिन धूर्त थी, और अगर वह उसके जाल में फंस गया तो वह कभी भी उसकी पकड़ से बच नहीं पाएगा। जो क्यूई, तुम कमीने। इस समय किन केक्सिन का चेहरा लाल हो गया था, उसके चांदी जैसे दांत भींच गए थे और उसने गुस्से से थूका। वह यह कैसे नहीं जान सकती थी कि जो क्यूई क्या सोच रहा था। यह उसका आखिरी हताश प्रयास था, जिसमें वह अपने शरीर का इस्तेमाल करके जो क्यूई को प्रभावित करने की उम्मीद कर रही थी। लेकिन जो क्यूई मानो लियू शियाहुई का पुनर्जन्म थी, उसने बड़ी ही शालीनता से उसे उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। उसका गुस्सा केवल जो क्यूई के संयम से ही संबंधित नहीं था, बल्कि उसके अपने आकर्षण के बारे में उसके संदेह से भी जुड़ा था। माफ कीजिए, मिस किन, मुझे जाना होगा। जो क्यूई ने गहरी सांस ली। यह महिला सचमुच डरावनी थी, और वह वास्तव में अब उससे किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। जैसे ही वह जाने वाला था, अचानक किन केक्सिन का फोन बज उठा। उसने सहज ही उस पर नजर डाली और जो देखा उससे वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वह फोन करने वाले व्यक्ति को भी जानता था और उनके बीच गहरा रिश्ता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि वे दोनों एक दूसरे के संपर्क में होंगे। किन केक्सिन ने सहज रूप से फोन काट देने की इच्छा जताई, लेकिन वह अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान थी। जो क्यूई के क्षणिक ठहराव और निगाहों से वह समझ गई कि जो क्यूई उस व्यक्ति को जानती है जिसने उसे फोन किया था। इसलिए उसके मन में पल भर में अनगिनत विचार कौंध गए, फिर भी उसने बिना किसी झिझक के फोन उठा लिया। हेलो, क्या आपको कुछ चाहिए? किन केक्सिन की परिपक्व और अधिकारपूर्ण आवाज सुनाई दी। जो क्यूई भी तुरंत नहीं गई, बल्कि भौहें चढ़ाकर उलझन में सुनती रही। अध्याय 39। बैड बॉय गुवान जियाओ। जियाओ युकियान ने उस दिशा में देखा जिधर जोऊची इशारा कर रही थी और हैरानी से पूछा, जोऊची, यह पहली पंक्ति की बीच वाली सीट है, जो काफी अच्छी है, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है। जोऊची, सच बताओ, आखिर तुम क्या कर रही हो? सावधान रहो, वरना मैं तुमसे निपट लूंगी। घबराओ मत, उस बूढ़े आदमी को देखो, दादा झांग, जो क्यूई ने मुस्कुराते हुए कहा। दादा झांग हमारे समुदाय में सबसे आकर्षक और लोकप्रिय व्यक्ति हैं। कई दादियां चुपके से उन पर मोहित हो चुकी हैं, और उनसे मिलना स्वर्ग तक पहुंचने से भी कठिन है। आज तुम्हें सचमुच उनके साथ बैठने का मौका मिल रहा है। मुझे नहीं पता यह कितने जन्मों का सौभाग्य है। जोऊची, शियाओ युकियान पहले तो स्तब्ध रह गई, फिर गुस्से से भड़क उठी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जोऊची द्वारा बताए गए स्वर्ण सिंहासन के पीछे ऐसा कारण है, और उसने तुरंत अपनी मुट्ठी उठाई, मानो उसे घूंसा मारना चाहती हो। ये तो बस एक मजाक है, इसे ज्यादा गंभीरता से मत लीजिए, लेडी शियाओ। जो क्यूई ने शियाओ युकियान का हाथ पकड़ा और फुसफुसाते हुए कहा, क्या आज आपका काम नहीं है? आप इस तरह का बेवकूफी भरा भाषण सुनने क्यों आए हैं? मैं बस उत्सुक हूं, तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? जियाओ युकियान ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और जो क्यूई को घूर कर देखा। बॉस जो, लियू गैंग और बाकी लोग सामुदायिक समिति के बड़े बैठक कक्ष के दरवाजे की सीढ़ियों पर चढ़े। सहज ही वे जोऊची को प्रणाम करने वाले थे, लेकिन जोऊची की तीखी निगाहें देखकर उन्होंने अपने शब्द रोक लिए। शिक्षक जो, हम पहुंच गए हैं, व्याख्यान कब शुरू होगा? शिक्षक जो, छी। यह उपाधि सुनकर शियाओ युकियान लगभग हंस पड़ी। उसने जोऊची और बाकी लोगों को अजीब से भाव से देखा, यह सोचते हुए कि वे क्या सोच रहे हैं। हम, बहुत बढ़िया, तुम तो समय के पाबंद हो। जोऊची ने अपनी घड़ी पर नजर डाली और सख्त चेहरे से कहा, क्या तुमने आज के व्याख्यान की सामग्री तैयार कर ली है? बाद में, मैं चाहता हूं कि तुम भाव और अभिव्यक्ति के साथ बोलो, समझे? मुझे शर्मिंदा मत करना। चिंता मत कीजिए, शिक्षक जो, हमने अपना होमवर्क कर लिया है, हम आपको जरूर प्रभावित करेंगे। लियू गैंग ने आत्मविश्वास से कहा। छोटे जो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने समय के पाबंद होंगे। अंकल वान कुछ सामुदायिक दादियों के साथ पास आए और संतुष्टि से सिर हिलाया। युवक, हालांकि तुमने उस दिन मेरा अनादर किया, लेकिन मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने अपने चाकू छोड़कर बुद्ध बन गए हो। आज घबराओ मत, बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो।
चिंता मत करो दादा वांग, हमने अपनी गलतियों को पहचान लिया है और हम आपकी उम्मीदों पर पूरी तरह खरे उतरेंगे। लियू गैंग ने जल्दी से सिर हिलाया और झुककर अभिवादन किया। उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें थीं। उसे डर था कि जो क्यूई इस बात पर उसे फिर से पीट देगा। तभी कुछ लोग जो छोटे मोटे गुंडे जैसे दिख रहे थे, पीछे के दरवाजे से अंदर आए और पीछे बेसुध खड़े हो गए। वे बिगड़ल किशोरों जैसे लग रहे थे, लेकिन जो क्यूई जानती थी कि ये इसी मोहल्ले के छात्र थे। वे आमतौर पर पढ़ाई में अच्छे नहीं होते थे, उन्हें सिर्फ लड़ना, स्कूल से भागना और उपद्रव करना आता था। उनके बगल में कुछ बदमाश लड़कियां भी थीं, एक जिसके बाल 26 रंगों के थे। आजकल के बच्चे वाकई निराशाजनक हैं, जो क्यूई ने भारी मन से उन्हें देखते हुए कहा। लेकिन ये लोग वाकई बहुत अज्ञानी हैं, इन्हें ठीक से शिक्षित किया जाना चाहिए, जियाओ युकियान ने सिर हिलाते हुए कहा। जो क्यूई और शियाओ युकियान दरवाजे के पास खड़े रहे और अपनी सीटों पर नहीं बैठे। अंकल वांग और बाकी लोग पहली पंक्ति में बैठे थे और उनके पीछे बैठे अधिकांश लोग बेकार बैठे निवासी थे। कई लोगों को वास्तव में इन लोगों के भाषणों या उनके विचारों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे केवल तमाशा देखने के लिए वहां थे क्योंकि उनके पास करने के लिए और कुछ नहीं था। बदमाश भी वैसे ही थे, उन्हें बस यह विश्वास नहीं था कि लियू गैंग और उसका समूह किसी गिरोह के सरगना हैं। बदमाश आपस में फुसफुसा रहे थे, वे लियू गैंग और अन्य लोगों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे सिर्फ किराए पर लिए गए अतिरिक्त कलाकार हैं। वे कभी कभी उनके कपड़ों पर टिप्पणी करते थे और कुछ तो अपने फोन से तस्वीरें खींचकर वीचैट मोमेंट्स पर पोस्ट भी कर देते थे। उन्होंने पहले सोचा था कि यहाँ कुछ कुख्यात हस्तियां होंगी, लेकिन इसके बजाय सूट और टाई पहने हुए लोगों का एक समूह था, जो कार्यालय कर्मचारियों की तरह दिख रहे थे और उनमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। लियू गैंग और जो क्यूई ने एक दूसरे की ओर देखा और जो क्यूई ने अपने अधीनस्थ एहू को पहला भाषण देने के लिए आगे भेजा। एहू के सिर पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी, जो स्पष्ट रूप से जो क्यूई की ही बनाई हुई थी। शायद ऐसे मौकों पर बोलने की आदत न होने के कारण वह बोलते समय हकला रहा था। कुछ शब्दों का उच्चारण गलत हुआ, जो स्पष्ट रूप से उसके द्वारा नहीं लिखे गए थे। नीचे खड़े लियू गैंग ने उत्साहपूर्वक ताली बजाई, मानो उसे लग रहा था कि उसने बहुत अच्छा भाषण दिया है। लेकिन जो क्यूई ने आंखें घुमाई, चुपचाप गलियारे में चला गया, सिगरेट जलाई और सोचने लगा कि क्या ऊपर जाकर उन्हें फिर से पीटकर उनका ध्यान आकर्षित किया जाए। पीछे बैठे बदमाश तो और भी ज्यादा ऊब चुके थे, ताश खेल रहे थे और शराब पी रहे थे, लियू गैंग को बिल्कुल भी नहीं देख रहे थे। लियू गैंग को तुरंत अपना गुस्सा दबाना मुश्किल लगा, लेकिन जो ऊंची के सम्मान में उन्होंने खुद को रोक लिया। आखिरकार जब उनके कुछ अधीनस्थों ने अपने भाषण समाप्त कर लिए, तो वे स्वयं मंच पर गए। दरअसल मैंने आज के लिए काफी सामग्री तैयार की थी, लेकिन नीचे की स्थिति देखकर मेरा दिल बहुत टूट गया है। जैसे ही लियू गैंग मंच पर आया, उसने अपना भाषण का मसौदा एक तरफ फेंक दिया और ठंडे स्वर में बोला, आजकल के तुम छात्र सचमुच अशिक्षित हो, दिन भर लड़कियों के पीछे भागते हो, स्कूल बंद करते हो और रिश्वत लेते हो। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे माता पिता पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। हम यहाँ व्याख्यान दे रहे हैं और तुम नीचे ताश खेल रहे हो, इससे पता चलता है कि उच्च वर्ग कैसा होता होगा। माफ कीजिए अंकल, एक बदमाश ने ताना मारते हुए कहा, हम क्लास में नहीं जाते, धन्यवाद। धिक्कार है, लियू गैंग गाली देने ही वाला था, लेकिन तभी उसे माहौल की उपयुक्तता याद आई और उसने बात जारी रखते हुए कहा, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, ऐसा ना करना ही बेहतर है। जब तुम मेरी उम्र के हो जाओगे, तब समझोगे कि किसी गिरोह में रहना व्यर्थ है। हर दिन तुम खतरे के साए में जीते हो, इस बात की चिंता करते हो और उस बात से डरते हो। क्या तुम एक अच्छा जीवन नहीं जीना चाहते? उन बदमाशों का सब्र टूट गया और वे लियू गैंग से बहस करने लगे। उनकी भाषा बहुत भड़काऊ थी, जिससे बुजुर्गों के चेहरे पर शिकन आ गई। हालांकि इन बदमाशों की हमेशा की शरारतों के कारण उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने बस सिर हिलाया और आह भरी और घर जाकर अपने पोते पोतियों को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। क्या तुम लोगों का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? जो ऊंची का सब्र टूट गया। वह आगे बढ़ा, मेज पर हाथ पटका और बोला, अगर तुम इतने काबिल हो तो दुनिया पर राज क्यों नहीं करते? अमेरिका अब चीन को अपना घिनौना चेहरा दिखा रहा है, तुम लोग अमेरिका को क्यों नहीं गिरा रहे? क्या तुम यहाँ अपनी औकात नहीं जानते, इसलिए दिखावा कर रहे हो? क्या हमें अब भी तुम्हारी शिक्षा की जरूरत है? गुंडों के सरदार में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ, अपने हाथ में पकड़े ताश के पत्तों को जमीन पर पटका और जो क्यूई की नाक की ओर इशारा करते हुए बोला, मैं बस ऐसा ही रहना चाहता हूँ, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? धिक्कार है, मेरे माता पिता मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते और तुम फिर भी करना चाहते हो। बकवास बकवास, बदबूदार अधेड़ आदमी, मध्यम आयु वर्ग का आदमी। जो क्यूई दंग रह गया। उसे किसी और बात पर गुस्सा नहीं आया था, बल्कि मध्यम आयु वर्ग का आदमी शब्द पर आया था। उसने तुरंत दांत पीसते हुए कहा, तुम किसे अधेड़ आयु वर्ग का आदमी कह रहे हो? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। गुंडों के सरदार ने जो क्यूई की आंखों में आंखें डालकर देखा और पीछे नहीं हटा। ठीक है,
गुवान जियाओ, बोलना बंद करो। एक अधेड़ उम्र की महिला पास आई, जो साफ तौर पर बहुत डरी हुई लग रही थी। अगर तुम सुनना नहीं चाहते, तो चले जाओ। यहाँ हंगामा मत करो। मुझे पैसे दो। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, तो मैं नहीं जाऊंगी। गुवान जियाओ ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, यह सब तुम्हारी गलती है। घर पर तुमने जिद की कि मैं किसी सामुदायिक प्रवचन में आऊं। समय की कितनी बर्बादी है। धिक्कार है। मुझे पैसे दो। नहीं तो क्या तुम सोचती हो कि मैं इस पूरे घर को तहस नहस कर दूंगी? ठीक है, ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे। अधेड़ उम्र की महिला बेबस लग रही थी, मानो उसने बहुत पहले ही उम्मीद छोड़ दी हो। उसने अपनी जेब से कुछ 100 युआन निकाले। गुवान जियाओ ने पैसे छीने और पीछे मुड़े बिना चला गया। उसने उस लड़की के कंधे पर हाथ रखा और लियू गैंग और जो क्यूई से गुस्से में कुछ बुदबुदाते हुए दरवाजा जोर से बंद कर दिया। ये छोटे बदमाश तो हद ही कर देते हैं। शियाओ युकियान भी शांत नहीं थी। उसने गुवान जियाओ का कॉलर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जोऊची ने उसे रोक दिया। उसने हैरानी से पूछा, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? मैं तो उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। वो अपनी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकता है? शायद आप पूरी तरह से यह नहीं समझते कि 2000 के बाद की पीढ़ी कितनी विद्रोही हो सकती है। जो क्यूई ने सिर हिलाते हुए उदासीनता से कहा, इतने सारे लोगों के सामने उसे पीटना, भले ही वे तुम्हें न पीट सकें, लेकिन इसके परिणाम अच्छे नहीं हो सकते। अभी उन्हें जाने दो। इस तरह के बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक निश्चित अवसर की आवश्यकता होती है। जब मौका मिले, तो इसे मुझ पर छोड़ देना, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। सच में? जियाओ युकियान ने सिर हिलाया, एक तरफ झुक गई, गहरी सांस ली और चुप रही। दुनिया का काफी भ्रमण कर चुके लियू गैंग ने फिर भी साहसपूर्वक पूरा व्याख्यान समाप्त किया। हालांकि बीच में रुकावट आए, लेकिन फिर भी इसका कुछ महत्व था। लियू गैंग के नेतृत्व में वे समुदाय समिति के साथ मिलकर जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित करते थे, जिससे अंकल वांग बहुत प्रसन्न होते थे। लियू गैंग के जाने के बाद अंकल वांग उस अधेड़ उम्र की महिला को जो क्यूई के पास ले आए। जो क्यूई, ये गुवान जियाओ की माँ हैं, आप इन्हें आंटी गुवान कह सकते हैं, अंकल वांग ने परिचय कराया। नमस्कार, आंटी गुवान, क्या मैं आपकी किसी काम में मदद कर सकता हूँ? जो क्यूई ने पूछा, हालांकि उसके मन में पहले से ही एक विचार था। ओह, नन्हे जो, मुझे पहले दिए गए उपदेश के लिए बहुत खेद है, आंटी गुवान ने माफी मांगते हुए कहा। मैं तो चाहती थी कि मेरा बेटा कुछ सीखे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो गया। आंटी, मुझे अंदाजा है, क्या आप उम्मीद कर रही हैं कि जोऊची आपके बच्चे को शिक्षित करने में भी मदद कर सकेंगी? शियाओ युकियान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन यह सच है, अगर समाज द्वारा ठुकराए गए ये लोग भी आकर उपदेश दे सकते हैं, तो शायद इसका वाकई कुछ असर हो। आपका बच्चा अभी भी विद्रोही दौर में है, जब तक उसे सही राह पर लाया जाता रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। जी हाँ, मेरा मतलब बिल्कुल यही था, आंटी गुवान ने झट से कहा। ओह, उसके पिता का जल्दी ही निधन हो गया था और परिवार बहुत गरीब है। लेकिन वह पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैंने पहले सोचा था कि वह आगे चलकर परिवार का सहारा बनेगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह गलत रास्ते पर चल पड़ेगा। छोटे जो, मैंने अंकल वांग से सुना है कि तुम बहुत होशियार हो, कृपया हमारी मदद करो। यह काम मुझ पर छोड़ दो, जो क्यूई ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने पहले गुवान जियाओ को भी देखा था, वह थोड़ा विद्रोही स्वभाव का है, लेकिन उसका स्वभाव अच्छा है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आंटी गुवान तुरंत भावुक हो गईं। वह अंकल वांग के स्वभाव को जानती थीं और जानती थीं कि ये लोग पहले वाकई उपद्रवी थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपना रवैया बदल लिया है, इसलिए उन्हें जो क्यूई से बहुत उम्मीदें थीं। चिंता मत करो, आंटी गुवान, जो क्यूई कर सकती है। शियाओ युकियान ने भी चुपके से जो क्यूई को आंख मारी। आप इसे अपने बड़े भतीजे पर छोड़ सकते हैं। चलिए वहां जाकर देखते हैं। मेरी योजना सामुदायिक समिति को दीर्घकालिक बनाने की है। अंकल वांग को जाते देख जो क्यूई ने बेबसी से एक सिगरेट जलाई और शियाओ युकियान के साथ बस्ती से बाहर निकल गई। तुम सिर्फ इसी वजह से मुझसे मिलने तो नहीं आए हो? बताओ, तुम असल में क्या चाहते हो? अध्याय 40, आध्यात्मिक जगत में छिपे सुराग। मुझे हमेशा से लगता था कि तुम्हारे कुछ छिपे हुए इरादे हैं और बहुत सारी कुटिल योजनाएं हैं। मुझे पता था कि मैं तुमसे इसे छिपा नहीं सकता। जियाओ युकियान ने नाक सिकोड़ी और जो क्यूई के साथ आगे बढ़ते हुए मन ही मन सोचा, आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारी सुरक्षा कंपनी आम अंगरक्षक कंपनियों से अलग है। हम अक्सर कई खतरनाक मिशनों को अंजाम देते हैं। बस मेरी भूमिका और अधिकार बहुत ऊंचे नहीं हैं, इसलिए मुझे उन मिशनों में शामिल होने का मौका नहीं मिलता जिनमें उच्च कमीशन और उच्च जोखिम का स्तर होता है। इससे मेरा क्या लेना देना है? पार्क की बेंच पर बैठे हुए जो क्यूई ने सिगरेट जलाई और हल्की मुस्कान के साथ पूछा। मेरे साथ मासूमियत का नाटक मत करो। जियाओ युकियान ने झुंझलाते हुए जो क्यूई को घूर कर कहा। हालांकि हमने आंतरिक डेटा को सील कर दिया है, लेकिन उस दिन तुम्हारे कारनामों की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है।
उस दिन मेरा ध्यान सिर्फ लुटेरों पर था, इसलिए मैंने तुम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन वीडियो देखकर मुझे एहसास हुआ, तुम वाकई बहुत ताकतवर हो। लगता है मुझे एक छोटी सी फैन गर्ल मिल गई है, जो क्यूई ने अपने हाथ फैलाते हुए मुंह बनाते हुए कहा। बात मत बदलो, तुम्हारी फैन गर्ल कौन है? शियाओ युकियान का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने जल्दी से कहा, मैं बस तुमसे यह पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारा कुंग-फू अब किस स्तर पर पहुंच गया है। कुंग-फू किस स्तर का? जो क्यूई थोड़ा चौंक गया। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल यह सुनकर जोऊची थोड़ा घबरा गया। क्या स्पिरिट गॉड दायरे में उसके कारनामे उजागर हो गए थे? ऐसा होना तो मुमकिन नहीं था, लेकिन चूंकि वह उसके कुंग-फू के बारे में पूछ रही थी, तो जाहिर है वह उसे ढूंढने के लिए पूरी तैयारी के साथ आई थी। इसलिए उसने सिगरेट का एक कश लिया, खुद को संभाला और शाओ युकियान की तरफ देखते हुए शांत होने का नाटक किया। मेरे साथ मासूमियत का नाटक मत करो। मैंने तुम्हारे पैरों की चाल और शरीर की हरकतें देखी, ये बिल्कुल शिंगई जैसी हैं। जियाओ युकियान ने जोऊची को गौर से देखा और फिर आगे कहा, और जैसे ही तुम्हारा पैर जमीन पर पड़ा, पसीने की एक धार दिखाई दी, जो डार्क फोर्स स्तर तक पहुंचने का संकेत है। जोऊची, मुझे तो लगता है कि तुम न केवल डार्क फोर्स तक पहुंच चुके हो, बल्कि शायद ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स में भी प्रवेश कर चुके हो। या फिर क्रशिंग द वर्ड, सीइंग द डिवाइन एंड इम्पेरिशेबल में भी। शून्यता को कुचलना, शून्यता को कुचलना, दिव्य और अविनाशी को देखना। जोऊची का मन भले ही बेहद स्थिर था, लेकिन इन दोनों शब्दों को सुनकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को शांत करने के लिए सिगरेट का एक गहरा कश लिया। जी हाँ, जब वह स्पिरिट गॉड दायरे में था, तब वह वाकई मार्शल आर्ट के इसी मार्ग पर था। पहले मिंग जिन स्पष्ट शक्ति, फिर आन जिन अंधकार में शक्ति, हुआ जिन रूपांतरण शक्ति, और हुआ जिन से ऊपर बावदान अमृत को अपनाना, जियान शेनबू हुआई दिव्य और अविनाशी को देखना, फेन सुई झेन कोंग शून्य को कुचलना। जो भी मार्शल आर्ट में स्वर्ग के विरुद्ध साधना करना चाहता था, उसे यही मार्ग अपनाना पड़ता था। नासेंट सोल और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट जैसी अमर साधना के सामान्य मार्गों के विपरीत, यह मार्शल आर्ट का अपरिहार्य मार्ग था। लेकिन जियाओ युकियान ने उससे यह सवाल बिना किसी कारण के नहीं पूछा होगा, इसमें जरूर कई गुप्त रहस्य छिपे होंगे, और यह उसके लिए निश्चित रूप से एक बड़ी खबर थी। तुम्हारे हाव भाव देखकर तो यही लगता है कि तुम्हें इसके बारे में पता है। जियाओ युकियान ने अपनी आंखें सिकोड़ी और जोऊची के करीब झुकते हुए शरारती मुस्कान के साथ बोली, जोऊची, सच बताओ, तुम अब किस स्तर पर पहुंच गए हो? ज्यादातर लोग कुछ ही बार डार्क फोर्स का इस्तेमाल कर पाते हैं, लेकिन मैं देख रही हूं कि तुम पहले से ही आंशिक डार्क फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। क्या तुम शायद उस हुआ जिन स्तर पर पहुंच गए हो जहां कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता? मुझे सच में आश्चर्य हो रहा है कि मेरे साथ तुम्हारे जैसा मार्शल आर्ट का उस्ताद भी है। मुझे अब भी आपकी बात पूरी तरह समझ नहीं आई। जोऊची ने कंधे उचका दिए। उसने स्पिरिट गॉड दायरे के बारे में कुछ भी न बताने का मन बना लिया था। उसने सिगरेट का एक कश लिया और मासूमियत भरे भाव से कहा, मुझे सच में नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं। आप ही मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताते? तुम इतने बड़े आदमी हो, इतने ढुलमुल क्यों हो? शियाओ युकियान थोड़ी अधीर हो गई थी, इसलिए वह जोऊची के और करीब चली गई। तो मैं इसे दोबारा पूछती हूँ, तुमने कुंग-फू किससे सीखा? तुम शिंगई की किस शाखा से हो? तुम किस मुक्केबाजी कला में सबसे कुशल हो? ड्रैगन फॉर्म, स्नैक फॉर्म, या टाइगर फॉर्म? मैं शिंगई क्वान का अभ्यास नहीं करता, जो क्यूई ने एक पल के लिए सोचा, यह जानते हुए कि झांसा देकर काम चलाना आसान नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वह कुछ बोलने ही वाला था, उसे अचानक एहसास हुआ कि शियाओ युकियान बेहद करीब है। उससे आती हल्की खुशबू मदहोश कर देने वाली थी। आज शियाओ युकियान के थोड़े खुले गले के कारण जो क्यूई को उसकी गहरी क्लीवेज साफ दिखाई दे रही थी। अपने मजबूत आत्मनियंत्रण के बावजूद उसकी नाक से खून निकलने ही वाला था। तो फिर तुम किस तरह की मुक्केबाजी का अभ्यास करते हो? जियाओ युकियान, जो क्यूई को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। जो क्यूई ने सिगरेट का एक गहरा कश लिया और बेबसी से बोला, क्या आप थोड़ा पीछे हट सकते हैं? मैं भी एक पुरुष हूं, और यह तो होना ही है, मुझे डर है कि मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। किस पर नियंत्रण? शियाओ युकियान को पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन जोऊची की नजर का पीछा करते हुए, वह तुरंत समझ गई कि वह क्या कह रहा है। उसका सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया, और वह जल्दी से थोड़ा पीछे हट गई, जोऊची को घूरते हुए बोली, तुम गंदे आदमी, मुझे नहीं पता कि तुमने उस समय अपनी पत्नी को कैसे बेवकूफ बनाया। मैंने आपको विनम्रतापूर्वक याद दिलाया था, और आपने इस तरह से मेरी बदनामी की। बदमाश। शियाओ युकियान ने शर्माते हुए और दांत पीसते हुए कहा, जल्दी बताओ। मैंने बहुत बड़ा बलिदान दिया है। अगर तुमने ईमानदारी से अपनी असलियत नहीं बताई, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, खास मौकों पर हमारे पास विशेष सुरक्षा शक्तियां होती हैं। समाज की स्थिरता के लिए हम तुम्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, क्या इतना काफी नहीं है? जो क्यूई ने आह भरते हुए कहा, क्या मैंने तुम्हें
नहीं बताया। मुझे पकड़कर एक श्रम पोत पर डाल दिया गया था और उस पोत पर मेरी मुलाकात एक बूढ़े सज्जन से हुई। उन्होंने मुझे यह नहीं बताया कि यह किस प्रकार की मुक्केबाजी है। उन्होंने बस मुझे हर दिन अभ्यास करने के लिए कहा ताकि मेरा शरीर मजबूत हो सके और इसी वजह से मैं ऐसा बन पाया। क्या तुम सच कह रहे हो? जियाओ युकियान ने जो क्यूई को संदेह भरी निगाहों से देखा। तो तुमने यह उपलब्धि 7 साल में हासिल की? हम लगभग सही है। जो क्यूई ने अपनी सिगरेट का एक कश लिया और बेशर्मी से सिर हिलाया। तो फिर आप तो मार्शल आर्ट के धुरंधर हैं। शियाओ युकियान ने हैरानी से कहा, मैंने 15 साल की उम्र में मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू किया था और अब लगभग 7 साल हो गए हैं, लेकिन हम दोनों में इतना बड़ा अंतर है। मैं अभी अभी मिंग जिन के शिखर पर पहुंची हूं और डार्क जिन में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। आप मुझे क्यों नहीं सिखाते? अगर मेरी ताकत काफी नहीं है, तो मैं उन मुश्किल मिशनों को पूरा नहीं कर पाऊंगी। क्या डार्क फोर्स में प्रवेश करना आसान है? और क्या मिंग फोर्स के शिखर पर पहुंचने वाले ही आपके समूह में हैं? जो क्यूई ने शियाओ युकियान को ध्यान से देखा और मन ही मन तुलना करने लगा। उसे शियाओ युकियान के कुंग-फू की कुछ समझ थी और वह जानता था कि मिंग फोर्स के शिखर का क्या अर्थ है। स्पिरिट गॉड दायरे से तुलना करें तो यहाँ मिंग फोर्स का शिखर वहां प्रवेश स्तर भी नहीं माना जाएगा। बेशक यह आसान नहीं है। जियाओ युकियान ने आह भरते हुए कहा, मेरे से ऊपर के समूहों में वाकई कई लोग मिंग फोर्स के शिखर पर हैं, लेकिन उनका युद्ध अनुभव बहुत समृद्ध है और मैं उनसे बहुत पीछे हूँ। मैं उन्हें भी नहीं हरा सकती। यह सोचते ही शियाओ युकियान की आंखें अचानक चमक उठीं और उसने जोऊची की ओर मुस्कुराते हुए कहा, जोऊची, मुझे लगता है कि आजकल तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें अपना एकमात्र अभ्यास साथी बना लूं? और फिर मुझे वही दो जो उस बूढ़े सज्जन ने तुम्हें दिया था, ताकि मुझे डार्क फोर्स में प्रवेश करने का मौका मिल सके। क्या यह थोड़ा अनुचित नहीं है? जो क्यूई ने सिगरेट का कश लेते हुए टांग हिलाई और मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब बेरोजगार आवारा नहीं हूँ, मैं वू किंगडम ग्रुप में एक पद पर हूँ। मैं अपने कामों में व्यस्त हूँ, आपके जैसी युवती के साथ हर दिन समय बिताने का मुझे क्या समय मिलेगा? अगर आप मुझे अपना निजी कोच नियुक्त करना चाहती हैं, तो मैं शायद 7 अंकों की राशि से कम पर सहमत नहीं होऊंगा। तुम तो बस शेख ही बघार रहे हो। जियाओ युकियान ने जो क्यूई पर आंखें घुमाईं और थूकते हुए कहा, एक विदेशी जहाज पर मजदूर का काम करने वाला व्यक्ति सीधे वू किंगडम ग्रुप में कैसे शामिल हो सकता है? मुझे लगता है कि तुम वू किंगडम ग्रुप में सुरक्षा गार्ड बनोगे। बकवास बंद करो, मैं तुम्हें अपना निजी कोच बनने के लिए हर महीने 5,000 युआन दूंगी, कैसा रहेगा? अच्छा नहीं। जो क्यूई खड़ा हो गया और जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, शियाओ युकियान ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस समय जियाओ युकियान का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, वह बेहद शर्म महसूस कर रही थी। हालांकि जोऊची से सीखने के लिए उसने सीधे तौर पर अपनी छाती से उसे छुआ नहीं, लेकिन फिर भी उसने जोऊची को ऐसा भ्रम पैदा कर दिया। मैंने इस बार पूरी जान लगा दी है, बहुत बड़ा त्याग किया है। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं आपको मना कर सकता हूँ। इस समय शियाओ युकियान मन ही मन सोच रही थी। हालांकि उसने मोहक अंदाज नहीं अपनाया था, लेकिन वह जानती थी कि वह बेहद खूबसूरत है और उसका शरीर भी आकर्षक है। बस वह यह रास्ता अपनाना नहीं चाहती थी। लेकिन अब हालात पहले से अलग थे। जोऊची को जीतने के लिए, क्योंकि पैसा उसे प्रभावित नहीं कर सकता था, उसने अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करने का फैसला किया। जोऊची शिक्षक, जो ऐसा मत करो। शियाओ युकियान की आवाज मीठी और कोमल हो गई। मैं आपको बार बार परेशान नहीं करूंगी, और 5,000 युआन तो वाकई थोड़े कम हैं। कैसा रहेगा अगर मैं आपको 10,000 युआन प्रति माह दूं? मेरी वर्तमान तनख्वाह केवल 15,000 युआन प्रति माह है और मुझे भी अपना गुजारा करना है। हे भगवान! जो क्यूई को हल्की सी कोमलता महसूस हुई, सिगरेट गले में अटक गई और वह तुरंत जोर जोर से खांसने लगा। शाओ युकियान, जो आमतौर पर इस तरह का रास्ता नहीं अपनाती, अचानक इस तरह का कारनामा करके लोगों को सचमुच चौंका दिया। जोऊची ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया और आह भरते हुए कहा, ठीक है, चूंकि मैं देख रहा हूं कि तुम सीखने के लिए इतने उत्सुक हो, तो मैं तुम्हें बार बार मना नहीं कर सकता। कैसा रहेगा अगर हम ऐसा करें कि जब मेरा यह व्यस्त समय समाप्त हो जाएगा, तब मैं तुमसे संपर्क करूंगा। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, साधना बहुत कठिन है, मुझे नहीं पता कि तुम धैर्य रख पाओगे या नहीं। चिंता मत करो, शिक्षक जो क्यूई को सहमत होते देख शाओ युकियान तुरंत खुशी से मुस्कुरा उठी। जोऊची आमतौर पर तो बहुत सभ्य व्यवहार करता है, लेकिन मुझे उससे इतनी बड़ी धोखेबाजी की उम्मीद नहीं थी। आखिर नायकों को अक्सर सुंदरियों से हार मिलती है। मेरी सूरत बुरी नहीं है, और आज तो तुम्हें वाकई अच्छा सौदा मिला है। एक बार जब मैं अपनी मार्शल आर्ट में निपुण हो जाऊंगी, तो मैं सबसे पहले तुम्हें पीटूंगी और तुमसे दया की भीख मंगवाऊंगी। मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगी। जो क्यूई को बेशक पता था कि शियाओ युकियान क्या सोच रही है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। शिक्षक जी, क्या मैं आपको लिफ्ट दे दूं? शियाओ युकियान ने पास खड़ी कार की ओर इशारा करते हुए कहा। कोई जरूरत नहीं है।
जोऊकी की आकृति पलक झपकते ही गायब हो गई और वह शाओ युकियान की नजरों से ओझल हो गया। क्योंकि ठीक उसी क्षण उसे अचानक कुछ याद आया, कुछ ऐसा जिसने उसे बेहद चौंका दिया। उसने पहले कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज तक शाओ युकियान से मिलने और उसकी बातें सुनने के बाद उसके मन में एक चिंगारी सी भड़क उठी। मुझे यह पहले क्यों नहीं सूझा? इस समय जोऊची का दिमाग 18 तीव्रता के भूकंप से कम नहीं, बुरी तरह हिल रहा था। मार्शल आर्ट्स, कुंग फू, मिंगजिन, आनजिन, हुआजिन, शून्य को भेद कर दिव्य दर्शन प्राप्त करना, इन सब में कोई कमी नहीं। लगता है यह सिर्फ उसी दुनिया तक सीमित नहीं है, बस थोड़ा अलग स्तर का है। अरे जोऊची, वापस क्यों आ गए? अंकल वान प्रवेश द्वार पर किसी के साथ शतरंज खेल रहे थे और जैसे ही वे कुछ कहने वाले थे, जोऊची तीर की तरह उनके पास से तेजी से निकल गया। उसकी गति इतनी तेज थी कि अंकल वान को लगा कि उन्होंने किसी गलत व्यक्ति को देख लिया है। जोऊची ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे अपने घर की ओर दौड़ पड़ा, उसकी आंखें लाल थीं। मजा आया? तो थोड़ा सब्सक्राइब, लाइक, हाइप कर दो।